सो लेट्स स्टार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरी टॉपिक्स कवर होगी यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। जितने भी यूनिट्स हैं, शायद 6 यूनिट्स हैं, वो 6 यूनिट्स कवर होंगे और हर एक टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे ताकि कुछ भी बचे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफर। ऑफर क्या है? जब आप सामने वाले पार्टी को, किसी आदमी को या व्यक्ति को, जब एक आदमी दूसरे व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहता है, कुछ लीगल काम करने के लिए कहता है ना, उसे कहते हैं ऑफर। लॉ के लैंग्वेज में लीगल ही मायने रखता है। मतलब किसी भी इंसान को कुछ करने के लिए या फिर कुछ नहीं करने के लिए अगर आप कह रहे हैं और सामने वाले का आप एसेंट भी ले रहे हैं, मतलब उसका राय भी ले रहे हैं, तो उस चीज को कहते हैं ऑफर। ऑफर नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कह दिए और चुप है, नहीं, सामने वाले का आपका राय भी लेना जरूरी है। तो वही लिखा है कि वेन पार्टी एक्सप्रेसेस द विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए आप कह रहे हैं या कुछ नहीं करने के लिए कह रहे हैं, और साथ में ही एसेंट ले रहे हैं अदर पार्टी का, तो इसे कहते हैं हम ऑफर। अब क्या कर रहा है? अब आप एक्सप्रेशन दे दिए, ऐसे ऐसे कुछ बोल दिए, तो क्या वो ऑफर होगा? बोले नहीं, ऐसे ऐसे कर दिए एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन जो होता है ना, वो कोई ऑफर नहीं होता है। समझे? ऑफर का मतलब कुछ चीजें जो आप लिखें या फिर नहीं लिखें वो अलग चीज है, लेकिन एक ऑफर का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप वेव कर दिए और वो ऑफर हो गया। ठीक है, अब सुनिए ऑफर का टाइप्स कितने हैं। पहला जनरल ऑफर। जनरल ऑफर वो ऑफर जो पब्लिक को किया गया हो, मतलब जितने भी पब्लिक्स होती है उनको अगर हम, पब्लिक को अगर आप ऑफर दिए कोई चीज का, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है उसको, कोई स्पेशल पर्सन को आप नहीं दिए, पूरा पब्लिक को दिए, तो उसे कहते हैं जनरल ऑफर। और जब आप किसी खास आदमी को या खास इंस्टीट्यूट को ऑफर देंगे तो उसको कहेंगे स्पेशल ऑफर। क्रॉस ऑफर, अब आप ऑफर दे रहे हैं, ठीक है, सामने वाला भी उसको एक्सेप्ट करने वाला है, लेकिन दोनों को पता नहीं है कि क्या आप ऑफर दे रहे हैं और क्या वो एक्सेप्ट करने वाला है। मतलब आप 7 लाख में, 7 या 10 लाख, चलिए लेट्स सपोज 10 लाख का सामान आप बी को देना चाहते हैं, लेकिन आप बताए नहीं इस चीज को। अब बी भी ये एक्सपेक्ट करा कि आप उसको 10 लाख में ही देंगे, लेकिन इग्नोरेंस किस चीज का है? दोनों के ऑफर का आपको पता नहीं है कि वो हम 10 लाख में दे रहे हैं, तो उसको पता है ये चीज बात, और वो 10 लाख में सोचता है कि मैं उसको खरीदूं। मैं 10 लाख में बेचना चाहता हूँ आपको, ठीक है, आप उसको 10 लाख में खरीदना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताया ना कि मैं 10 लाख में बेचूंगा, फिर भी जितना मैं सोच रहा हूँ वही आप भी सोचे हैं। तो इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को कहते हैं हम क्रॉस ऑफर। तो ये वैलिड होगा? वैलिड बिल्कुल नहीं होगा। अब कोई एक पॉइंट पे हम लोग एग्री करेंगे तभी तो वो वैलिड होगा ना। ठीक है, मैं 10 लाख सोच के रखा हूँ, आप भी 10 लाख में ही खरीदना चाहते हैं, लेकिन हम लोग बात तो अभी नहीं की है कि 10 लाख पे ही मैं बेचूंगा, आप 10 लाख पे ही खरीदना। तो ये चीज क्या हो गया? क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर, ऑफर मेड इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल। पहले का आप ऑफर बनाए थे कि हाँ आपको मैं ये चीज इतना में दूंगा, खरीदेंगे आप। अब क्या करें? वो बोला नहीं नहीं, थोड़ा सा उसमें चेंजेस दिला दीजिए, थोड़ा प्राइस ज्यादा बोले, थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो ये चीज क्या है? अगर आप सेलर के पास गए, आप बोले कि ये कितना का है, वो बोला 100 रुपीज का, आप बोले कि नहीं 90 में दे दीजिए, तो ये चीज क्या हो गया? अगर वो 90 में एग्री कर गया तो ये हो गया काउंटर ऑफर। मतलब ओरिजिनल में जो है वो चेंजेस दिला दिए। स्टैंडिंग ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर, इसका मतलब क्या है? जो लॉन्ग टर्म के लिए रहे ना ऑफर, उसे कहते हैं कंटिन्यूइंग ऑफर। जैसे 1 साल के लिए कोई कंपनी इशू की प्रोस्पेक्टस, 1 साल तक आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, 1 साल के बाद भी कर सकते हैं, तो ये चीज क्या हो गया? कंटिन्यूइंग ऑफर हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। अब जब आप ऑफर दे रहे हैं तो जरा सा सोचिए कि ऑफर कैसा होना चाहिए। अब ऑफर हम इस चीज का तो नहीं देंगे कि आप ये काम कीजिए मैं आपको आसमान पे ले जाऊंगा, ऐसा तो मैं कर नहीं, आपको तारे तोड़ कर दूंगा, ऐसा कुछ कर नहीं सकते। लॉ पढ़ रहे हैं तो ऑफर क्या होनी चाहिए? लॉफुल होनी चाहिए, वो एक वैलिड होनी चाहिए, और वो क्या, इन्हीं 2 टर्म्स पे वो काफी है, मतलब ऑफर यही होनी चाहिए। तो देखिए उसको कैसे लॉ कहता है। लॉ कहता है कि ऑफर ऐसा होना चाहिए जो लीगल रिलेशन बनाए। ऐसा नहीं कि मैं आपको कहूँ कि क्या तुम उसको मर्डर कर दोगे उसका, तो ये चीज क्या ये लीगल ऑफर है? लीगल नहीं, इलीगल ऑफर हो गया। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, लीगल रिलेशन होनी चाहिए, सर्टेन और डेफिनेट होनी चाहिए। मतलब उसका कोई एक रूप होना चाहिए ना यार। कोई चीज अगर आप, वही मैं एग्जांपल फिर से लेता हूँ, आप ड्रीम की बात कर लिए, सपनों में ले जाऊंगा तुम्हें तारे दिखाऊंगा, तो ये कोई ऑफर हुआ है? इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे किसी के सामने? तो ऑफर क्या होनी चाहिए? ऑफर सर्टेन होनी चाहिए, और सामने वाले पार्टी को ये चीज पता होना चाहिए कि हाँ उसके तरफ क्या ऑफर मिला है। अगर उसे नहीं पता होगा ना तो ऑफर वॉइड हो जाएगा। अब सुनिए, कम्युनिकेटेड एडेक्वली टू द ऑफरी, प्रॉपरली कम्युनिकेटेड, मतलब अब जो आप ऑफर दे रहे हैं ना उसके बारे में पूरी तरीके से आप बात कर लीजिए सामने वाले से कि हाँ मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफर के बारे में आप बोल दिए और आप चले गए, नहीं, आपको कम्युनिकेट करना है, उसको सामने वाले को भी तो पता चले कि आप क्या ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हैं। सामने वाले का आपका एसेंट लेना है, आपके उसकी राय लेनी है, सोच देखना है हाँ वो एग्री करता है कि नहीं। कंडीशनल भी हो सकता है, मतलब इफ स्पेशल टर्म्स आर प्रेजेंट इन एन ऑफर इट शैल बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द अनदर पार्टी। मतलब अगर कुछ चीज मेंशन है,
आप ऑफर दे रहे हैं और कोई चीज़ उसमें स्पेशल चीज़ मेंशन करके रखे हैं, तो आपको ये चीज़ बताना चाहिए सामने वाले को कि हाँ ये देखो मैं ये चीज़ स्पेशल रखा हूँ, इसको भी आपको फुलफिल करना है। तो कंडीशनल जो है, कंडीशनल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, किसी कंडीशन पे भी बेस्ड हो सकता है कि हाँ ये चीज़ भी करना है तुमको, वो चीज़ भी करना है। वो चीज़ आपको सिंपल सी भाषा है सामने वाले को बता कर रखना है। ऐसा नहीं कि आप उसे करवाना चाहते हैं, टाइम आया तो आप बोलेंगे हाँ ये चीज़ करो, अब उसे वो बोलेगा कि मुझे तो आप बताए नहीं थे। मतलब हर चीज़ आपको उसके साथ कम्युनिकेट करके रखना है। आगे आइए, एक्सेप्टेंस कैन नॉट कम्युनिकेट, क्या है, एक्सेप्टेंस नॉट कम्युनिकेटेड शुड नॉट बी एज्यूम्ड एज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। सिंपल सी बात है, अगर आप बात ही नहीं किए उस ऑफर के बारे में कि मैं आपको क्या ऑफर देने वाला हूँ, तो वो ऑफर होगा ही नहीं। मैं किसी को कुछ भी बोलकर चला हूँ, क्या वो ऑफर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं कम्युनिकेट ही नहीं किया उससे, बताया नहीं ऑफर के बारे में, तो ऑफर नहीं होगा। जैसे आजकल एडवर्टीजमेंट वाले कुछ सामान बेचते हैं तो आपसे बहुत अच्छे से वो कम्युनिकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक वैलिड ऑफर देना चाहते हैं आपको। आगे आइए, क्या है कि नॉन कंप्लायंसेस ऑफ एनी टर्म ऑफ एन ऑफर शैल नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। कुछ भी चीज हुआ वो टर्म्स एंड कंडीशन से अलग है, नॉन कंप्लाई कर रहा है, तो वो चीज क्या भाई ऑफर होगा? नहीं ऑफर होगा। तो नॉन कंप्लायंसेस ऑफ एनी टर्म ऑफ एन ऑफर शैल नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस वो नहीं माना जाएगा। अगर अब कोई आपको कुछ करने को कहा, आप कुछ कुछ चीजें हैं जो आप उसका कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये आप एक्सेप्टेंस है? नहीं, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, आप एक्सेप्ट नहीं किया। नॉन कंप्लायंसेज ऑफ एनी टर्म ऑफ एन ऑफर, जो ऑफर आपको दिया गया तो उसके सभी टर्म्स को आपको फुलफिल करना होगा। जो ऑफर दे रहा है तो उसको आप सुने, तो हर एक चीज पर आप एग्री कीजिए, तभी ये जो है वो ऑफर बनेगा और आप एक्सेप्टेंस कहे जाएंगे, कि आप उसको एक्सेप्टर कहे जाएंगे, कि आप उसको एक्सेप्ट किए हैं। मतलब हर एक टर्म्स जो ऑफर में है वो जो है वो कम्युनिकेट होनी चाहिए सामने वाले के पास, ऑफरी के पास, और ऑफरी को चाहिए कि हर एक चीज को वो जाने। चलिए, ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल, हाँ ऊपर ही पढ़ के आए हूँ टाइप्स ऑफ ऑफर। स्पेशल पर्सन को भी हो सकता है, लार्ज पब्लिक को भी दिया जा सकता है। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन टू एन ऑफर, ये चीज से क्वेश्चन आती है। क्या है ये टॉपिक? सुनिएगा ध्यान से। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। अब आप गए मॉल में, वहां पे देखेंगे कोई कपड़ा है, उस पर लिखा हुआ है कि ये 100 रुपए का नहीं, अब ये 50 रुपए का है। आप दौड़ कर गए, उस कपड़े को उतारे काउंटर के पास और बोले कि लीजिए 50 रुपए मुझे दीजिए। अब वो बोलेगा क्या? नहीं ये तो 100 रुपए का दूंगा। अब आप बोलेंगे नहीं, इस पे तो 50 रुपए लिखा हुआ है। तो आप समझिए, प्राइस टैग जो है ना, इनविटेशन टू मेक एन ऑफर है, ठीक है, आपको इनवाइट कर रहा है कि आप एक ऑफर क्रिएट कीजिए, आप आइए सेलर के पास, खरीदिए उसको। इसका मतलब ये नहीं कि सेलर उसको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते इस केस में, ठीक है। तो ऑफर क्या है? ऑफर तो हो गया कि डायरेक्ट आप ऑफर दिए, सामने वाला एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन इनविटेशन टू एन ऑफर क्या है ना, कि इसको सामने वाला एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। वो सिर्फ इन्विटेशन दिया आपके ऑफर का, आपको बाद में उसको कम्युनिकेट करना होगा। प्राइमरी स्टेज होता है क्या? वो होता है इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर क्रिएट करना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर ऑफर होगा, और ऑफर के बाद क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एग्रीमेंट बनेगा। तो इनविटेशन टू ऑफर क्या ऑफर हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन एक ऑफर ऑलरेडी इनविटेशन टू ऑफर होता है। क्यों? क्योंकि ऑफर होता है सेकेंडरी स्टेज, और सबसे पहले होता है क्या? इनविटेशन टू ऑफर। सबसे पहले आपको प्राइस टैग दिखाया जाएगा, क्या इतने का ये सामान है, फिर आप दौड़ कर गए सामने वाले के पास, ऑफर, फिर आप उसको एक्सेप्ट किए। तो पहला क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। अब सामने वाला एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता है, सोच लीजिए। इनविटेशन जो है, इनविटेशन टू ऑफर, ये बहुत माइनर टर्म है, इससे आप ऑफर नहीं मान सकते। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ऑफर लिख कर भी दिया जा सकता है, या फिर हिडन भी हो सकता है, जो चीज वर्ड्स में लिखा नहीं हो, ऐसा भी ऑफर होता है। अब आ गया ये स्टेटमेंट ऑफ द प्राइस इज नॉट एन ऑफर। वही मैं बात बोला, किसी भी चीज पर स्टेटमेंट लिखा गया है, प्राइस का स्टेटमेंट दिया गया, तो क्या वो ऑफर है? नहीं, वो इनविटेशन टू एन ऑफर है। अब क्वेश्चन सुनिए टाइप्स ऑफ ऑफर से। ये कार्बोली स्मोक बॉल में क्या हुआ? ये एक कंपनी है, ठीक है, स्मोक बॉल कंपनी। वो कहती है कि मैं अपना प्रोडक्ट बना रहा हूं, अगर जो भी इससे यूज करने के बाद उससे अगर इन्फ्लुएंजा होगा तो मैं उसको इनाम दूंगा, रिवार्ड दूंगा। और ये बात वो कहाँ छापा? न्यूज पेपर में लिखवाया कि मेरी प्रोडक्ट्स अगर आप यूज करते हैं तो आपको अगर इन्फ्लुएंजा होता है तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा अवार्ड। तो अब बताइए, जब वो न्यूज पेपर में छपवाया, मतलब वो तो पब्लिक को दे दिया, न्यूज पेपर किसी एक के लिए थोड़े बनता है। तो ये क्या हो गया? ये क्या? जनरल ऑफर। और जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो उसी में क्या होता है कि एक लेडी रहती है, मिसेस कार्लिल, वो बेचारी जो है वो उसको यूज करती है और उससे सच में इन्फ्लुएंजा हो भी जाता है, तो क्या वो पैसे क्लेम कर सकती है? 100% क्लेम करेगी। क्यों? क्योंकि ऑफर जो था वो जनरल था। तो वही नीचे लिखा गया है कि वो रिकवर कर सकती है
क्योंकि वो ऑफर जो मिला था वो जनरल था और पब्लिक के था, पब्लिक को दिया गया था, तो उसी पब्लिक में ये भी आती थी, वो उसको एक्सेप्ट कर ली थी। तो यहाँ तो कम्युनिकेशन हो गया था ऑफर का। जैसे ऑफर आप जनरल में दे दिए पब्लिक को, तो आप एक एक पब्लिक के पास जाकर तो उसके बारे में बात करेंगे नहीं, तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर ली थी, तो वो इसका जो है वो पैसे के लिए वो एलिजिबल है। और ये बात भी लिखी गई, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन एट एनी टाइम एज इट इज कंटिन्यूइंग ऑफर। हाँ, कंटिन्यूइंग ऑफर ही है, लॉन्ग टर्म के लिए ही किया जाता है ना, नीड पेपर में आप दिलवा दिए तो कभी भी एक्सेप्ट हो सकता है। दूसरी बात, ये जनरल भी कह सकते हैं इसको, क्यों? क्योंकि ये पब्लिक को किया गया था। अब आप सुनिए, इसका मतलब साफ था कि आप अगर आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफर में डालकर पब्लिक को आप ऑफर दिए लॉन्ग टर्म पे, और उसी अनुसार अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपको जो आप ऑफर में आपको प्रॉमिस किए हैं, आपको प्रॉमिस फुलफिल करना होगा। नेक्स्ट केस देखिए, इसमें क्या है कि गौरी दत्त जो है ना, वो अपने सर्वेंट को, अपने नौकर को भेजते हैं, किस लिए? क्योंकि उनका निफ्यू खो गया है। तो सर्वेंट चला जाता है निफ्यू को खोजने। बाद में ये क्या करते हैं कि वो अनाउंसमेंट करते हैं कि जो भी मेरे निफ्यू को खोज कर लाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। अब ये चीज नौकर को तो पता नहीं था, वो तो चला गया था ढूंढने, बाद में वो ढूंढ कर लाता है। फिर जैसे उसे पता चलता कि हैं, साहब तो बोले थे कि इनाम देंगे, मेरे को तो ऐसा नहीं है बोले। अब वो बोलता है कि नहीं, मुझे भी इनाम चाहिए। तो गौरी दत्त क्या बोलते हैं कि सुन, क्या मैं ऑफर तुम्हारे साथ कम्युनिकेट किया था? नहीं। क्या वो जनरल ऑफर था तेरे पास? नहीं। तुम्हारे पास वो था ही नहीं। जो लोग मेरे ऑफर के टाइम पर थे, तुम तो चला गया था उस टाइम, मैं तो ऑफर बाद में दिया हूं, तुम वहां पे नहीं था, तुम्हारे पास मेरा कोई भी यह है वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, ये बात तुमको पता भी नहीं था। तो इस चीज का ये मतलब निकलता है कि तुम्हारे को मैं, तेरे को मैं ऑफर दिया ही नहीं था, ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तेरे साथ, तुमको तो सिर्फ ढूंढने के लिए मैं भेजा था, ऐसा थोड़े बोला था तुमको कि मैं पैसे दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा, तुम गया। उसके बाद में मैं ये चीज डिसाइड किया कि मैं पैसे दूंगा जो ढूंढेगा उसको। तो जो लोग मेरी बात को सुने हैं सिर्फ वही एलिजिबल हैं, और क्योंकि तुम ढूंढ कर ला दिए हो लेकिन तुम उस टाइम प्रेजेंट नहीं था, कम्युनिकेशन के टाइम पे ये चीज तुमको पता नहीं था, तो तुम एलिजिबल नहीं हो। और ये केस लॉ को आंसर कैसे देना है वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, इसको डायरेक्टली इतना शॉर्ट में आप नहीं लिख सकते हैं, कैसे लिखना है वो सब चीज अपलोडेड है। आगे ये एक्सेप्टेंस। अब ये बात हो गया ऑफर का कि सामने वाला ऑफर दे रहा है, वो जनरल ऑफर दे रहा है, पब्लिक को ऑफर दे रहा है, पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर लिए थे, तो खैर आखिर भाई ऑफर के लिए तो हम बात कर लेंगे, हाँ लीगल होनी चाहिए ऑफर, एक उसका एक मतलब होनी चाहिए ऑफर का, लेकिन एक्सेप्ट जो करेगा उसका क्या, उसका भी कुछ यही है सेम, उसका भी एक लीगल होनी चाहिए रिलेशन, और अच्छे से देनी चाहिए उसको भी, ऐसे नहीं कि बस वेव कर दिया तो वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा, नहीं। तो आइए एक्सेप्टेंस क्या है। When the person to whom offer is made, जिसको ऑफर किया गया था वो अगर ये चीज ऑफर के प्रति अपना विलिंगनेस दे देता है, अपना असेंट दे देता है, अपनी राय दे देता है, तो इसे कहते हैं एक्सेप्टेड, कि जो ऑफर मिला था उसको ये एक्सेप्ट कर लिया। वो सामने वाला ऑफर दिया था, अब ये एक्सेप्ट कर लिया, दोनों विलिंगनेस दे दिए, तो ये चीज क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। सामने वाला ऑफर दिया, आप एक्सेप्ट कर लिए, तो आपके लिए वो एक्सेप्टेंस है। अब देखिए रूल्स क्या है एक्सेप्टेंस का, उसका तो लीगल पढ़ लिए कि लीगल होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, ये भी वही है कि एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी गिवन बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। अब मैं राम को बोला कि मैं तुमको पेन बेचना चाहता हूं तुमसे, अब मैं श्याम को दे दूंगा, क्या ये सही है? नहीं सही है। तो एक्सेप्टेंस वही दे सकता है ना जिसके प्रति बनाया गया। अगर मैं राम को बेचना चाहता हूँ कोई सामान, तो राम ही उसको एक्सेप्ट करेगा, तभी उसको हम एक्सेप्टेंस कहेंगे। अब श्याम कहेगा नहीं मुझे दो, मैं उसको दे दूंगा, तो क्या ये राम का एक्सेप्टेंस है? नहीं, ये तो श्याम का एक्सेप्टेंस है। तो जो आदमी आपके पास, जिसके पास आप ऑफर दिए हैं, उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। आगे आइए, एक्सेप्टेंस कैसा होनी चाहिए भाई? अब्सोल्यूट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसा आप कुछ किए ही नहीं, मतलब इसका साफ है कि अगर आप कुछ किए नहीं है ना, आप एक्सेप्टेंस के लिए एसेंट दिए ही नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे हम? एक्सेप्टेंस नहीं कहेंगे। आप एक रीजनेबल मैनर में बताएं कि हाँ अगर आप मुझे ये ऑफर दिए तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, अपना विलिंगनेस दिखाएं। अब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, तो ये चीज आप बताएं सामने वाले को कि हाँ सुनो तुम ऑफर दिया था, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मतलब कम्युनिकेशन जरूरी है, ऑफर में भी जरूरी था। इफ द मोड ऑफ द एक्सेप्टेंस इज स्पेसिफाइड मस्ट बी एक्सेप्टेड इन द मोड स्पेसिफाइड। अब जिस मोड में आपको एक्सेप्टेंस कहा गया, आपको मेल किया गया कि आप सामान खरीदना चाहते हैं, तो इस मेल पे आप यस या नो लिखिए, तो आपको उसी मेल पे यस और नो लिखना है, कि कहीं और यस नो लिख देंगे तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। अरे बहुत छोटा टर्म था यार।
हाँ, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन स्पेसिफाइड और रीजनेबल टाइम। हाँ, सही समय पे ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्सेप्टेंस आपको ऑफर दिया गया कि आप 10 तारीख तक बता दीजिए आप खरीदेंगे कि नहीं, तो आप जो है 15 तारीख को कह रहे हैं कि हाँ अब मैं खरीदूंगा। नहीं, रीजनेबल टाइम पे दीजिए भाई। साइलेंस विल नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। कोई मेरे पास कह दिया कि मैं तुमसे मतलब ये चीज़ खरीदना चाहता हूँ और मैं चुपचाप हूँ, टाइम बीतता जा रहा है, क्या एक्सेप्टेंस है? नहीं एक्सेप्टेंस है। साइलेंट है तो एक्सेप्टेंस कैसे हो गया? हम नहीं एक्सेप्ट किए। सम कंडीशंस ऑफ द ऑफर आर परफॉर्म फॉर द एक्सेप्टेंस टू ऑफर। क्या हुआ? सम कंडीशंस ऑफ द ऑफर आर परफॉर्म्ड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। अरे यार, परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, परफॉर्मेंस होनी चाहिए। कंडीशन जो ऑफर में है, जो कंडीशन एक ऑफरर आपको दे रहा है, ऑफर में जो जो कंडीशंस है वो आपको पता होनी चाहिए, उसी के अनुसार ही आप एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। और उन सब चीज को आपको ध्यान में भी रखना है कि क्या क्या ऑफर दिया सामने। आगे देखिए, ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन हु हैज द अथॉरिटी टू एक्सेप्ट। जिसके प्रति हम बनाए हैं ऑफर, मतलब मैं एक ऑफर हूँ, मैं एक ऑफरर हूँ, ऑफरर, मैं ऑफर दिया किसी को, तो सामने वाले को दिया, तो जिसको सामने वाले को दिया उस सामने वाले के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि हाँ वो एक्सेप्ट करे। ताकत की नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए एक्सेप्ट करने की। किसी को देकर किसी और को मैं नहीं कह सकता, तो अथॉरिटी होनी चाहिए। पर्सन हैज द अथॉरिटी टू एक्सेप्ट। अब देखिए, ये जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इन सारी चीजों को एक बार आप समझ लीजिए। अब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब होगा? जब मान लीजिए हम कम्युनिकेट करना है, तो अगर हम कोई ऑफर दिए और सामने वाला भी अपना एसेंट दे दिया, तो ये क्या हो गया? कम्युनिकेशन हो गया। तो मैं एज ए ऑफरर कब कंप्लीट हुआ? जब मैं सामने वाले को ऑफर दिया, तो मैं तो भाई कम्युनिकेशन कर दिया। सामने वाले के लिए कब कंप्लीट हुआ? जब वो ऑफर दे दिया। अब आप सोच रहे हैं कि ये तो कंप्लीट की बात हो गई। अगर वो दोनों ऑफर खत्म करना चाहते हो, तो मैं एक ऑफरर हूँ, मैं सामने वाले को अगर मैं ऑफर दे रहा हूँ और उसको रिवोकेट करना चाहता हूँ, पहले तो हो गया कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेट कब होगा? जैसे ही मैं उसको बोला कि हाँ तुम ये चीज करोगे, मैं ऑफर दिया उसको, ये मेरी तरफ से ये कंप्लीट हो गया ऑफर। हाँ भाई मैं उसको दे दिया हूँ, अब उसके एसेंट का इंतजार है। अगर वो एसेंट भी दे दिया तो उसकी तरफ से वो भी कंप्लीट हो गया। मतलब समझिए, मैं अगर किसी को ऑफर दे रहा हूँ तो मैं मान लिया कि चलो भाई मैं तो अपना काम कर दिया। अगर सामने वाला मुझे एक्सेप्टेंस भी दे दिया कि हाँ तुम जो कह रहे थे मैं करूंगा, तो उसकी तरफ से वो भी कंप्लीट श्योर हो गया, चलो भाई मैंने भी कह दिया। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि मैं जो उसको कहूँ वो चीज वो ना करे, या फिर मैंने उसको कह दिया, अब मैं चाहती हूँ नहीं, इसको नहीं ऑफर देना चाहिए, मुझे किसी और को देना चाहिए, इसे छोड़ देते हैं, तो क्या वो उसको रिवोकेट कर सकता है? रिवोकेट मतलब, रिवोकेशन मतलब एंड। ऑफर को कब वो खत्म कर सकता है? मैं उसको ऑफर दिया, अब वो एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया है, तो जब तक वो एक्सेप्ट नहीं किया है ना, मैं उस टाइम तक अपना जो ऑफर है उसको मैं उसको खत्म कर सकता हूँ। मतलब मैं आपको ऑफर दिया, अभी आप एक्सेप्ट नहीं किए हैं, तो मैं उसको खत्म कर सकता हूँ जब तक आप एक्सेप्टेंस मुझे नहीं देते। ये तो मेरी तरफ से हो गया। अब मैं आपको ऑफर दिया, अब आप सोच रहे हैं कि मैं एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कि हाँ मैं ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। कब? जब आप मुझे कहेंगे ना कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर लिया हूँ, तो मुझे कहने से पहले ही आप उस चीज को खत्म कर दीजिए ना, तो ये आपकी तरफ से भी खत्म हो जाएगा। मतलब फिर से सुनिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। मैं एक ऑफरर हूं, मैं आपको ऑफर दिया, मैं जैसे ही आपको ऑफर दिया, ये मेरी तरफ से ऑफर कंप्लीट, आप एक्सेप्टेंस दे दिए, तो आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस कंप्लीट, कम्युनिकेशन हो गया ना दोनों का। अब दोनों कम्युनिकेशन, दूसरा कंडीशन सुनिए, मैं ऑफर दिया लेकिन उसको खत्म करना चाहता हूं, तो कब मैं खत्म कर सकता हूं? जब तक आप मुझे एक्सेप्टेंस नहीं दिए तब तक मैं खत्म कर सकता हूं। आप जैसे एक्सेप्टेंस दे देंगे ना, अब मैं कहूंगा नहीं अब मैं नहीं मानूंगा, तो आप केस कर देंगे कि नहीं तुम कहा था तो तुमको करना पड़ेगा। तो मतलब जब तक आप एक्सेप्ट नहीं किए तब तक मैं उसको खत्म कर सकता हूँ। अब आप जो है अपना एक्सेप्टेंस किसी लेटर के थ्रू मुझे भेज दिए, ठीक है, चलिए भाई मैं आपका एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब जब तक वो लेटर मुझ तक पहुंच नहीं जाता ना, आप उसको खत्म कर सकते हैं। आप कॉल किए कि हाँ हाँ इस चीज को बैक कर दो, मतलब इंड कर दो, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो जब तक मैं उस एक्सेप्टेंस जो लेटर आपका है वो मुझे नहीं मिल जाता, तब तक आप उसको खत्म, मतलब मिलने से पहले आप खत्म कर सकते हैं। मतलब आप जो एक्सेप्टेंस दिए हैं उसको मुझ तक नहीं पहुंचे, इससे पहले आपको खत्म कर देना कि अरे भाई मैं तो एक्सेप्टेंस दे दिया, नहीं मुझे खत्म करना है, और सामने वाले से पहुंचने से पहले आप उसको खत्म कर दिए। मेरी तरफ से कब खत्म हुआ? जब मैं आपको सेंड कर दिया था और आप अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए थे, तब तक मैं खत्म कर दिया। अब मैं भी एक्सेप्टेंस सेंड कर दिया हूँ लेकिन अभी तक सामने वाला पढ़ा नहीं है उसको, तो मैं भी खत्म अपना एक्सेप्टेंस कर सकता हूँ। खत्म हो गया, चलिए पूरा खत्म, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर खत्म।
ये छोटी सी बात है यार, अगेंस्ट ऑफरी। जब सामने वाले को भाई हम भेजे हैं, उसको लेटर मिला है, अभी वो एक्सेप्टेंस नहीं दिया, मैं उसको खत्म कर सकता हूँ। वैसे ही ऑफरी का जब वो मुझे एक्सेप्टेंस लेटर भेज रहा है और मुझ तक नहीं पहुंचा है, तो वो भी खत्म कर सकता है। ये बहुत छोटी सी टॉपिक्स है। अब देखिए लैब जॉब ऑफर। अब ऑफर का खत्म होना, ऑफर कभी कभी खत्म भी हो जाता है बिना हम दोनों के चाहे। कैसे? अब नोटिस ऑफ रिवोकेशन, नोटिस ऑफ द रिवोकेशन टू द पार्टी बिफोर एक्सेप्टेंस, कैसे हम खत्म कर सकते हैं? जरा सोचिए। किसी भी ऑफर को अब हम नोटिस दे दिए कि नहीं नहीं भाई एक्सेप्ट मत करना प्लीज भाई। ये सारे मोड्स हैं, अभी तो ऊपर हम पढ़ नहीं है कि कब खत्म होगा और कब वो एक्सेप्ट होगा, कब कम्युनिकेट होगा, कब बंद होगा। लेकिन किस किस मोड में बंद होगा, कैसे कैसे? एक तो हम लेटर दे दिए कि हाँ भाई छोड़ो, खत्म करो। दूसरा क्या होगा? एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस का टाइम था कि भाई तुम 10 तारीख तक एक्सेप्ट कर लेना, अब वो 10 तारीख को एक्सेप्ट ही नहीं किया, अब यहाँ 12-15 तारीख हो गए, तो ये क्या हो गया? ऑफर अपने आप ही खत्म हो गया। अब देखिए और कैसे खत्म हो सकता है। फेलियर बाई एक्सेप्टेड टू फुलफिल द कंडीशन। मैं कहा था कि तुमको भाई ऐसे ऐसे काम करने हैं, क्या तुम करोगे? अब वो वैसे वैसे कर ही नहीं रहा, तो क्या ये ऑफर रह गया? नहीं, खत्म हो गया भाई। क्या बात कर रहे हो? कंडीशन ही वो फुलफिल नहीं कर रहा। डेथ ऑफ ऑफरर, मैंने उसको ऑफर दिया ये चीज करने का, बोला ठीक है हम कर देंगे, क्या दिक्कत है? अब मैं मर गया, बताइए ऑफर क्या हो गया? खत्म। अब भाई मैं तुमको से काम करवाना चाहता था, पैसे तो मैं ही तुमको दूंगा, अब मैं ही मर गया तो किससे पैसा क्लेम करोगे? तो उससे अच्छा ऑफर ही खत्म। बहुत आसान है। बाई ए काउंटर ऑफर, रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। इसका मतलब साफ है। काउंटर ऑफर मतलब मैं आपको ऑफर दिया, ये चीज एक्सेप्ट करोगे? अब बोले नहीं नहीं, यार क्या ये सब दे रहा है, तो उसी को कहते हैं मतलब रिजेक्शन। मतलब ओरिजिनल जो है ना, कुछ दूसरा कुछ कर रखो यार, ये चीज क्या मुझसे करवा रहे हो? तो ये चीज क्या हो गया? ये हो गया काउंटर ऑफर। स्पेस नहीं दिया यहाँ पे काउंटर ऑफर में, सॉरी, काउंटर अलग ऑफर अलग होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस इज नॉट इन अ प्रेस्क्राइब्ड मैनर, ऑफर गेट्स लैप्स्ड। अब सही मैनर में आप एक्सेप्टेंस दे ही नहीं रहे मुझे। मैं बोला कि आपको लेटर लिखकर मुझको पोस्ट कर देना, या फिर आपको ईमेल कर देना है अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो। अब आप ईमेल कर ही नहीं रहे हैं, जो मोड में आपको बताया वो मोड आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो क्या वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा? नहीं नहीं, वो ऑफर ही नहीं माना जाएगा यार, क्या बात करें। एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब मैनर में है ही नहीं, तो ऑफर तो खत्म हो गया। ड्यू टू एनी चेंजेज इन लॉ। अब लॉ क्या कह दिया? अब हम दोनों के बीच में एक्सेप्टेंस और ऑफर का सिलसिला चल रहा है दोनों में बात, लेकिन लॉ क्या कह दिया? नहीं नहीं, जिस टर्म पे आप लोग बात कर रहे हैं ना, खत्म करो इसे, इसे लॉ नहीं मानता, कानून नहीं मानता इसे। तो वो क्या हो गया? अपने आप ही ऑफर खत्म हो गया। साफ लिखा हुआ है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर बिकम्स इलीगल ड्यू टू एनी चेंजेज इन लॉ। मेरा जो ऑब्जेक्टिव था आपसे कुछ काम करवाने का, वो इलीगल था, धंधा करोगे ऐसा कुछ, तो वो चीज क्या हो गया? लॉ प्रोहिबिट करती है करने को, तो उसको कहते हैं, वो क्या है? ऑफर खत्म नहीं हो गया उससे, अरे ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों खत्म हो गया यार। वैसे चीजों को ऑफर थोड़े कहेंगे। अब देखिए इस चीज को पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि कब कम्युनिकेशन होता है, कब खत्म होता है। लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा फॉलोइंग केसेस में। देखिए, डी प्रपोजेज लेटर, डी प्रपोजेज बाय ए लेटर, मतलब डी प्रपोज करा है लेटर के थ्रू ई को, क्या? टू सेल हिज प्रिंटिंग मशीनरी। तो ये कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा? ये कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होगा जब वो लेटर भेज रहा है तो लेटर ई को मिल जाए। मैं बोला कि सामान खरीदोगे, ये मशीन खरीदना है तुमको, लेटर लिख के दिया, तो लेटर सामने वाले को मिलेगा, तभी तो ये कंप्लीट माना जाएगा ना भाई, कि हाँ ये चीज वो कह रहा था, सामने वाले को भी पता चलेगा हाँ ये चीज लेटर में है। आगे सुनिए, ई एक्सेप्ट डी प्रपोजल। कब आप कहेंगे कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है? ई अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया है, जो डी भेजा था उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इसमें दो केसेस हैं कि ई जो है एक्सेप्ट कर लिया और डी प्रपोज किया था, तो ये कंप्लीट कब माना जाएगा? पहले में क्या था कि ये सिर्फ भेजा था लेटर, तो कंप्लीट कब हो गया? जब सामने वाले को मिल गया। लेकिन इसमें क्या है कि ई के एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है, इसका कम्युनिकेशन कब होगा? ई एक्सेप्ट किया है डी का प्रपोजल, तो सुनिए नीचे देखिए, अगेंस्ट डी कब? जब व्हेन ई पोस्ट्स लेटर एंड एड अगेंस्ट ई व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय डी। अब मैंने पोस्ट किया था लेटर, मेरी तरीके से तो वो कंप्लीट हो गया ना भाई। जरा सोचिए, स्टार्टिंग में क्या था कि जब मैं लेटर
यहाँ से भेजा कि तुमको मशीन खरीदना है, तो वो उस चीज़ पे उसके पास पहुंच गया, तो ये तो मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब सामने वाला के पास वो एक्सेप्टेंस दे दिया, ई एक्सेप्ट डी प्रपोजल क्वेश्चन में, तो इसका कम्युनिकेशन कब होगा? तब होगा डी के तरफ से, तब होगा जब वो लेटर भेजा था। डी की तरफ से कब होगा? जब ई जो है, ई सामने वाले को हमने लेटर भेजा, तो सामने वाला अगर मुझे भी लेटर दे दिया कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो ये तो कंप्लीट हो गया। अगेंस्ट डी मेरे तरफ तो वो बता दिया कि हाँ मैं इसको मान लेता हूँ, वो लेटर दे दिया। अब मेरी तरफ से कब कंप्लीट हुआ था? जब मैं उसको भेजा था। मतलब दोनों को समझिए, ये एज अगेंस्ट डी व्हेन ई पोस्ट्स लेटर, ई जो है जैसे ही लेटर पोस्ट किया तो अगेंस्ट डी ये खत्म। अब जैसे ही वो डी को मिल गया, मुझे वो रिसीव मिल गया, तो उसको हम कहेंगे कि हाँ वो एक्सेप्ट हो गया। तो देखिए दोनों में आपको बहुत डिफिकल्टीज हुआ ना समझने में भी, मैं सिंपल बताता हूँ कि डी की तरफ से कब कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में, जब वो भेज दिया था और सामने वाले को वो लेटर मिल गया था। अब ई की तरफ से कब कंप्लीट हुआ? जब ई लेटर भेज दिया और वो डी को मिल गया। मैं आपको लेटर दिया था, मेरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब आप भी उसको एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो आपकी तरफ से वो भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा देखिए, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। डी रिवोक्स हिज प्रपोजल बाय ए टेलीग्राम। डी जो सेंड कर रहा था लेटर मशीन के लिए, वो टेलीग्राम से उसको रिवोक्स करता है, रिवोक करता है, खत्म करता है। तो कब उसे खत्म माना जाएगा, कब कंप्लीट माना जाएगा कि हाँ खत्म कर दिया? When he sends the telegram, जैसे ही वो भेजा टेलीग्राम के थ्रू, वो श्योर है, चलो भाई मैं कह दिया कैंसिल करने को। लेकिन सामने वाले के लिए अगेंस्ट डी when he received the telegram, अगर मैं उसको खत्म करना चाहता हूं, तो मैं अगर लेटर भेजा, उसको पता चलेगा कि हाँ ये खत्म करना चाहता है, तो खत्म कर देगा। उसके तरफ से कब खत्म होगा? जब मुझे कोई लेटर ऐसा रिसीव होगा कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। खत्म बात। मैं लेटर भेज रहा हूँ तो उसके साथ मैं एक और लेटर भेजा, नहीं नहीं भाई उसको एक्सेप्ट मत करना। अगर वो भी भेज दिया एक्सेप्टेंस लेटर, तो वो भी कहा नहीं 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 उसको खत्म कर देना। खत्म बात दोनों तरफ से। अरे बाप रे। ई रिवोक्स हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम, सामने वाला जो था बायर, वो क्या हुआ, उसको रिवोक कर दिया अपने एक्सेप्टेंस को टेलीग्राम के थ्रू। तो कब माना जाएगा? जब एक एज ए सेलर मुझे पता चलेगा कि हाँ वो अपना एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहता है। मतलब मुझको जैसे उसका लेटर मिला, मतलब खत्म, उसका रिवोकेशन का लेटर मुझे मिलना चाहिए। वो क्योंकि नहीं करना चाहता है फुलफिल, ठीक है, एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहता, तो वो चीज लिख कर दे कि हाँ मैं एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहता हूँ, मुझे वो लेटर दे दे, खत्म बात। अगेंस्ट डी व्हेन ही रिसीव्स द टेलीग्राम, मतलब मुझको जैसे ही मिल गया कि हाँ वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, बात तो खत्म। और एड अगेंस्ट ई व्हेन ही सेंड्स द टेलीग्राम, जब वो भेजा था तो उसने चलो भाई मेरी तरफ से तो खत्म, लेकिन इसकी तरफ से कब खत्म? जब इसको मिला। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का, तो यही था कि अगर मैं उसको भेजा हूँ कोई चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए और उसको मैं खत्म करना चाहता हूँ, तो मुझको लेटर देना होगा कि हाँ भाई मैं खत्म करना चाहता हूँ। वैसे ही उसका भी है, वो अगर मेरी तरह खत्म करना चाहता है, कोई चीज़ एक्सेप्टेंस दे दिया, तो उसे भी लेटर देनी चाहिए एक और कि भाई मैं उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानता हूँ, मैं उसको खत्म करना चाहता हूँ। खत्म हो गया बात, सिंपल था। अब आइए एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट मतलब आप ऑफर दिए और सामने वाला एक्सेप्ट कर लिया, तो यही होता है एग्रीमेंट। क्या होता है? आप ऑफर दिए, सामने वाला एक्सेप्ट कर लिया, ये हो गया एग्रीमेंट। अब एक्सेप्ट कर लिया, आप ऑफर दिए थे, एग्रीमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑफर या प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूट्स एग्रीमेंट, उससे एग्रीमेंट बन जाता है। ऑफर दिया, सामने वाला एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीमेंट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑफर दिए, वो एक्सेप्ट कर लिए और वो लीगल अब बन गया है। लीगल मतलब लॉ उसको कहता है कि हाँ आप कर सकते हैं, तो वो चीज़ क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले होता है ऑफर, फिर आता है एक्सेप्टेंस, दोनों मिलकर बनाते हैं एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट जो है वो कानून इजाज़त देती है कि हाँ हाँ ये सही है, आप लोग कर सकते हैं वो काम, वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, दोनों को एग्रीमेंट कहते हैं। और जब वो इन्फोर्सेबल बाई लॉ हो जाता है, तो इन दोनों चीज़ों को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ। अब इन्फोर्सेबल बाई लॉ, कॉन्ट्रैक्ट कैसा होनी चाहिए? इन्फोर्सेबल बाई लॉ। ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। इन्फोर्सेबल बाई लॉ मतलब लॉ के द्वारा इन्फोर्स करने लायक होनी चाहिए। और सुनिए, उसमें कंसिडरेशन होनी चाहिए। कोई ऑफर एक्सेप्टेंस आप कर रहे हैं तो उसमें कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, कुछ आप चाह रहे होंगे तभी तो कर रहे हैं। फ्री कंसेंट, ऐसा नहीं कि सामने वाले को दबाव में कुछ करवा रहे हो। कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए, आप उसको पूरा अपॉर्चुनिटी दें एक्सेप्ट करने का और दोनों पार्टी को सुने आप। पार्टीज शैल बी कम्पिटिशन टू कॉन्ट्रैक्ट, जब छोटे बच्चों से आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, पागल से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, दारू पीने वालों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, एकदम साउंड माइंड
परफेक्ट पर्सन है उससे करें, कॉम्पिटिटेंट हो, ठीक है। कॉम्पिटिटर मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं, कॉम्पिटिटर मतलब एक यूजुअल पर्सन, थोड़ा माइंड से सही। आगे आप जो ऑफर और एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो लॉफुल होनी चाहिए। क्या चीज़ लॉफुल होनी चाहिए? कंसिडरेशन और ऑब्जेक्टिव। आप जो करवाना चाहते हैं वो और जो आप उससे चाहते हैं वो दोनों चीज़ें लीगल होनी चाहिए। आगे लीगल पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि इतना बारिश हो जाए जब दुनिया डूब जाए तब मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा। अब ये चीज़ कोई मानने की बात थोड़े है। तो मतलब जो होनी चाहिए ना, वो परफॉर्मेंस लीगल होनी चाहिए, वो पॉसिबल होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। ऐसा थोड़ा ही होगा, ऐसा होगा तो अभी नहीं रहेंगे। मतलब कुछ भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका परफॉर्मेंस का चांस हो। आप ऐसा नहीं कर सकते मैं तुमको तारे पे ले जाऊंगा, इसका तो परफॉर्मेंस का कोई चांस ही नहीं है कि मैं तुमको तारे पे ले जाऊंगा तो मुझको 10,000 दो। कोई चांस है इसका परफॉर्म होने का? नहीं है। तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते, उसका पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। सामान खरीदने बेचने की बात करूँ मैं, नॉट स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अब ऐसा नहीं कि वो वॉइड हो, वो ऐसा करने लायक ही ना हो काम। सिंपल सी यही बात है कि जिसको लॉ के द्वारा नहीं बल्कि ऐसे उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता तो उसको वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो मतलब वो वॉइड नहीं होनी चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट का टाइप क्या कितना होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ गए? कोई भी एग्रीमेंट ऑफर एक्सेप्टेंस जब मिलते हैं तो एग्रीमेंट बनता है, वो अगर लॉफुल है, कोई भी ऑफर एक्सेप्टेंस अगर लॉफुल है तो उसे कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिएबिलिटी और वैलिडिटी। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सुनिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसको लॉ कहते हैं, हाँ हाँ करो, वैलिड है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जिसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं नहीं नहीं, लॉ कह रहा है कि नहीं नहीं इसको मत करो, तो वो क्या हो गया? वो वॉइड हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो इलीगल है, जरा ध्यान रखिएगा। वॉइड और इलीगल में बहुत फर्क है। इलीगल मतलब सारी चीजें ही लीगल है भाई, वो चीज को आप कर ही नहीं सकते। आप क्यों किए ऐसा? आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे। लेकिन वॉइड क्या है? वॉइड कहता है कि नहीं नहीं इसको इन्फोर्स आप नहीं कर सकते, किसी और चीज पे बात कीजिए। अब आ गया नॉट इन्फोर्सिबल बाई लॉ, उसे कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि जब एक पार्टी कुछ कर रहा है, ठीक है, और ये पार्टी गलत कर रहा है, ऑफर और एक्सेप्टेंस में कोई एक आदमी जो है वो गलत कर रहा है तो उसे कहते हैं वॉइडेबल। ठीक है, समझ गए? अब किसी के सर पे पिस्टल हम रखे हैं, बोले कि साइन करो, क्या हो गया? वो वॉइडेबल है। साइन तो करवा लिए, कॉन्ट्रैक्ट तो बनवा लिए जबरदस्ती, लेकिन बाद में क्या पता चलेगा कि नहीं, सामने वाला नहीं चाह रहा था, वो बेचारा लीगल काम करना चाहता लेकिन एक इलीगल करवाना चाहता। तो एक पार्टी तो पूरा लीगल काम किया और सामने वाला जो इलीगल कर रहा था, पिस्टल सटाया था, तो वो क्या हो गया? वो इलीगल चीज था। तो जो इलीगल और लीगल दोनों एक साथ रहते हैं तो वॉइडेबल कहते हैं। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल तो है ही, इलीगल मतलब खत्म, गैर कानूनी। गैर कानूनी काम क्या लॉ उसको परमिट करेगी? नहीं, फॉरबिडन बाय लॉ होता है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो फॉरबिडन बाय लॉ है उसे इलीगल। अनएनफोर्सेबल बाय लॉ उसे कहते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अरे यार, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स एल्दो नॉट इलीगल। इलीगल नहीं होता है। अनइन्फोर्सेबल वॉइडेबल ये जो है वो इलीगल पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन इसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन पर। पहला एक्सप्रेस, जिस कॉन्ट्रैक्ट को आप लिख कर बोलकर बनाए हैं उसे कहते हैं एक्सप्रेस। इम्प्लाइड मतलब वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि बोलकर या फिर लिख कर नहीं दिया गया हो उसे कहते हैं इम्प्लाइड। क्योंकि क्या वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। जैसे बताता हूँ आपको, किसी का सामान मुझको मिल गया, क्या वो हमको कुछ बोला है? नहीं, उसका खो गया मुझको मिल गया, तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि तुम उसको पहुंचा दो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। समझ गए? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड से सब के थ्रू नहीं बनाया गया। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट ये इम्प्लाइड का ही पार्ट है जो कि साइलेंटली बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप गए बैंक से, मतलब एटीएम से आप पैसे निकाल लिए, तो आपके और बैंक में तो ट्रांजैक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट था, हो गया काम दोनों पार्टी के बीच में, लेकिन ये साइलेंटली हो गया। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ बनाता है, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कि लॉ इम्पोज करे। अब मैं हूँ, अभी मैं कोई सामान खरीदने गया, अब सामने एक और पार्टी था, बोला कि ठीक है भाई तेरी जगह पे मैं पैसे दे रहा हूँ, तेरे पास नहीं है तो बाद में दे देना। तो ये एक लॉ कहता है कि तुमको उसको बाद में देना है। अगर तेरे जगह पे अगर वो पैसे दे दिया है तो ये तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है कि तू भले ही वो नहीं तुमसे मांग रहा है लेकिन बाद में तुमको उसको देना पड़ेगा। दैट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जो भी अभी एटीएम फेटीएम ये सबसे हो रहा है फोन पे, ये इलेक्ट्रिकल मीन्स वाले वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए क्या? इलेक्ट्रिकल। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ओ फेवरेट, परफॉर्मेंस।
एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट को दोनों पार्टी फुलफिल कर चुकी है। हाँ मैं आपको सामान बेचना चाहता हूँ, हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ, पैसे दो, पैसे दिया, सामान लो, सामान लिया, खत्म। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो पूरा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट जो अभी हुआ ही नहीं है, एक पार्टी जो है वो मतलब दोनों कंप्लीट करने के कगार पे, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, तो द ऑब्लिगेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी परफॉर्म्ड इन द फ्यूचर। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो बाद में कंप्लीट होगा, मतलब अभी इन ड्यूरेशन है, क्या कहते हैं उसको, मतलब पीरियड पे भी है, अंडर द ड्यूरेशन, तो उसे कहते हैं हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अभी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ है। एग्जीक्यूटेड मतलब हो गया, एग्जीक्यूटरी मतलब इन एक्शन है, भी होने वाला है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, जब एक पार्टी जो अपना काम कर देती है तो उसे यूनिलेटरल कहते हैं, और जब दोनों पार्टी अपना काम कर देते हैं उसे बाइलेटरल कहते हैं। जैसे यूनिलेटरल मतलब मुझे सामान खरीदना था, मैं पैसे दे दिया लेकिन अभी मुझे सामान नहीं मिला है, तो ये क्या हो गया यूनिलेटरल। बाइलेटरल मैं पैसे दे दिया, वो भी सामान दे दिया, बाइलेटरल। ओहो, दोनों पार्टी पे जो होता है कंसिडरेशन। अब आइए देखिए यूनिट 2 शुरू हो गया। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप कुछ चाह रहे होंगे समथिंग इन रिटर्न, तो उसी को कहते हैं कंसिडरेशन। तो ये देखिए कितना जबरदस्त लॉ का लैंग्वेज है। कंसिडरेशन इज डूइंग समथिंग और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर मूव टू द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। किसी भी चीज के लिए, पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर आप कंसिडरेशन आपको मिला जा सकता है। कंसिडरेशन मतलब क्या, समथिंग इन रिटर्न, जो आप रिटर्न में चाहते हैं। आप ऑफर दिए, वो एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, लीगल चीज था। अब कुछ आप चाहते हैं उससे, क्या चाहते हैं आप, कुछ काम उससे करवाना चाहते होंगे, आप उससे सामान बेचना चाहते हो तो पैसे चाहते होंगे, तो ये सारी चीजें क्या है जो आप चाहते हैं एक्चुअली में, वो चीज हो गया आपका कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। तो जो आप चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप चाहते हैं कि हाँ उसका गला काट कर मेरे पास लाओ, लीगल चीज ही चाहते होंगे, तो उसके कुछ रूल्स हैं, आप चाहते क्या है उस चीज से रिलेटेड। कंसिडरेशन सबसे पहले जो है ना, वो किसी भी पार्टी से लिया जा सकता है। अब मैं आपको बोला कि मैं आपको सामान दूंगा, मैं अपना बुक्स आपको दूंगा, आप मुझे पैसे दे देना, तो वो किसी से भी पैसे दिलवा सकता है, मुझे पैसे से मतलब है भाई, वो किसी से भी दिलवा सकता है, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रेंजर भी कंसिडरेशन में आ सकता है, ये चीज को ध्यान रखें आप, आगे हम देखेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट इज एग्जीक्यूटेड एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज एग्जीक्यूटरी। अगर कुछ एक्शन हमें करना था, हमें एक्ट करना था और उस चीज को कर दिए, तो ये तो खत्म हो गया, एग्जीक्यूटेड। लेकिन सिर्फ प्रॉमिस किया गया है कि हाँ मैं ये चीज करूंगा, तो क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी आप प्रॉमिस किए हैं, अभी आप परफॉर्मेंस नहीं किए हैं, सिर्फ प्रॉमिस का परफॉर्मेंस हुआ है। जरा सा सुनिए, हम आप प्रॉमिस कर दिए कि ठीक है मैं ये चीज करूंगा, तो ये चीज क्या हो गया? एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी मतलब अभी जो हुआ नहीं है, और एग्जीक्यूटेड मतलब हो गया आप एक्ट कर चुके हैं, तो उसे एग्जीक्यूटेड। आगे देखिए, ये इतना रिलेवेंट बात नहीं है यार। कंसिडरेशन कैन बी फॉर सर्विस परफॉर्म्ड इन द पास्ट। हाँ, किसी भी चीज का आप कंसिडरेशन दे सकते हैं। हो सकता है मैं आपकी पहले मैं आपकी हेल्प किया, ठीक है, मैं आपको कुछ खरीदने में, तो आप बाद में जाकर उसको दे दिए। अब बाद में दिए तो आप सोच रहे कि हाँ ये मेरे पास पहले हेल्प किया था बेचारा, इसको मैं अभी दे दे रहा हूँ, दे दिए। तो पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट फ्यूचर किसी का भी हो सकता है यार। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, मतलब मैं आपको ऑफर दिया कोई चीज खरीदने का 10,000 का चीज, अब आप उसको एक्सेप्ट किए 10,000 में, ठीक है, लेकिन आप मुझको 20,000 का टीवी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, इलीगल थोड़े है। तो एडिक्वेसी की कोई जरूरत नहीं है कि हाँ 20,000 का ही सामने वाला भी परफॉर्म 20,000 का ही करे, वो ज्यादा का भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एडिक्वेसी नहीं होनी चाहिए, समथिंग इन रिटर्न, रिटर्न होनी चाहिए, एक अच्छी चीज हो, लीगल चीज हो और रिटर्न में आए, उसकी वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर दोनों पार्टी एग्री है तो फिर क्या। परफॉर्मिंग एन एक्ट टू विच द पर्सन इज लीगली बाउंडेड इज नो कंसिडरेशन। यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं होता। अगर आप कोई एक्ट को कर रहे हैं तो क्या ये कंसिडरेशन? नहीं, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, कुछ मिलना भी तो चाहिए। अब मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ, कोई बोला कुछ उसको मिल नहीं रहा है ना, मुझे कुछ मिला, तो ये कंसिडरेशन है? नहीं। तो एक्ट जो है वो कंसिडरेशन नहीं होता, कोई ऑब्जेक्ट जो होता है, जो कुछ मिलता है, समथिंग इन रिटर्न, उसे कहते हैं। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड ऑफ सम वैल्यू। रियल होनी चाहिए भाई, जो चीज मिल रही है, रोकड़ा मिलनी चाहिए, या कुछ भी ऐसी चीज तुम दो जो कि जिसका कोई वैल्यू हो, एक एग्जिस्टेंस हो, कम से कम वो एक लीगल चीज हो। अब सुनिए, रियल होनी चाहिए, उसके पास कुछ वैल्यू होनी चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल। सिंपल सी बात है भाई, इलीगल तो होनी ही नहीं चाहिए। इलीगल होगा तो सरकार उस पर ठप्पा मार देगी, मेरे को जेल कर देगी। आगे आइए, इसी से रिलेटेड अब आप एक केस देखिए, जो मैं बात करता हूँ ऊपर कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन किसी से भी लिया जा सकता है। तो इस केस में क्या हुआ था कि एक ओल्ड लेडी थी, वो अपनी बेटी को प्रॉपर्टी दे देती है और कहती है कि बेटी तुम्हारे जो मामा हैं उनको कुछ एन्युइटी के तौर पे कुछ देना पैसे, ठीक है।
वो भी रिटर्न में दे देती है कि ठीक है मैं दूंगी, लेकिन बाद में वो डिनाई कर देती है कि नहीं दूंगी। तो चाचा मामा उसके कर देते केस, क्यों नहीं देगी, मेरी माँ मेरी बहन तुमसे बोली थी देने को, मेरे को तुम नहीं बोलेगी। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक ओल्ड लेडी और उसके डॉटर में। क्या वो ओल्ड लेडी बोली कि तुमको जो है वो इसका एक हिस्सा सामने वाले को देना है, मामा को तुमको देना होगा, ठीक है। अब वो मामा को बाद में दे ही नहीं रही कि रिटर्न लिख दिए कि मैं दूंगी और बाद में वो नहीं दे रही, तो क्या वो ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती है। देखिए नीचे, इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज ए सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अंकल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द डॉटर। कंसिडरेशन जो है वो मे मूव फ्रॉम द थर्ड पार्टी, किसी से भी मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं कि दो पार्टी जो हो उन्हीं के बीच में हो। कंसिडरेशन अब जो है वो थर्ड पार्टी के पास चला गया जो था मैटरनल अंकल। समझ गए? अब देखिए ऐसे नहीं लिखना है क्वेश्चन का आंसर इतना एक लाइन में लिख दिए, एक नंबर भी नहीं देगा। आपको लिखना कैसे इसके रिगार्डिंग जो है मैं चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ कि आपको आंसर देना कैसे। और ये जो अभी रिवीजन चल रहा है, फिर भी रिवीजन नहीं, एक कंप्लीट मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि जब दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट किए ना, तो कोई तीसरा आदमी उसमें केस नहीं कर सकता अगर एक आदमी गलत कर रहा है तो, है? मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट किए किसी चीज़ को लेकर कि मैं आपको इतनी चीज़ दूंगा, आप बोले कितना पैसा दूंगा, मैं आपसे पैसे ले लिया, मैं कुछ कर ही नहीं रहा, तो कोई थर्ड पार्टी मुझे नहीं बोलेगा। हाँ सही है यार, आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट किए थे, आप दोनों समझिए। लेकिन कुछ केसेस है ना जहां पब्लिक बोलेगी, जैसे जब फैमिली में देखें कभी कभी क्या होता है कि फैमिली की प्रॉपर्टी दो भाइयों में बांट रहा होता है, तो वहां पे लोग झगड़े करने लगते हैं, लड़ाई होने लगती है, तो उसमें पब्लिक बोल सकती है। तो फैमिली सेटलमेंट में बोल सकती है, आप वहां पे लॉ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं ला सकते। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि थर्ड पर्सन नहीं बोल सकता, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो दो भाई बीच में लड़ रहे हैं तो उसमें थर्ड पर्सन नहीं बोल सकता, लेकिन इस केस में बोलेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन है, दो भाई अगर लड़ रहे हैं तो ये एक्सेप्शन हो गया किस चीज का? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, जो ये कहता था कि दो लोग लड़ रहे हैं तो बीच में आप कुछ मत कीजिए, दोनों इलीगल करे लीगल करे नहीं आपको बोलना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? बोलेगा पब्लिक। ये एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हैं तो उसमें बोल देगा, लेकिन हर चीज में नहीं। जैसे कि देखिए अगर कुछ आप कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और सामने वाला पार्टी चाहता है कि नहीं आपकी तरफ से वो लड़े, तो क्या वो लड़ सकते? नहीं लड़ सकता ना भाई, नहीं लड़ सकता। हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों समझेंगे। लेकिन कुछ केसेस में बाहर वाले भी आ जाते हैं, जैसे मैं बात किया फैमिली सेटलमेंट में। तो सुनिए, अ पर्सन इन हुज फेवर और चार्ज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी हैज बीन क्रिएटेड। कोई भी आदमी जिसका इंटरेस्ट था पहले से उस चीजों में, मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन एक थर्ड पार्टी का भी मैं नाम उसमें रखा हूँ कि नहीं नहीं ये भी है, मेरे भी यहाँ पे काम करेगा, तो अब वो आपको भी केस करेगा अगर आप मेरे साथ गलत करेंगे। तो थर्ड पार्टी हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट तो हम दोनों के बीच में था। अब आइए एग्रीमेंट ऑफ मैरिज। और हाँ वो मैं जो बात कर रहा था अभी ऊपर क्या था, ये इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। जैसे कि आप मान लीजिए मैं हूँ, मैं मर जाऊंगा, मेरा बेटा होगा, तो वो आपसे कहेगा कि हाँ ये जो कॉन्ट्रैक्ट था। तो खैर एन एग्रीमेंट ऑफ मैरिज, देखिए फैमिली सेटलमेंट वाला बात किया मैं, अब मैरिज में भी आ गया। अगर आप शादी करवाने का आप जिम्मा लिए आपको करवाना ही पड़ेगा। कुछ फॉल्ट डिफॉल्ट अगर आप करते हैं तो पब्लिक आकर लड़ेगी आपसे। तो यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड पार्टी भी आप पर केस कर सकती है, आप पे एक्शन ले सकती है। जबकि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता था कि कोई भी थर्ड पार्टी नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि ये मैरिज का मामला है, फैमिली का मामला है, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड पहले से था, तो इन सब चीजों में केस कर सकता है। और भी केसेस हैं। A female member can enforce a provision made for marriage और अदर, हाँ मैरिज के लिए जो शादियों ये सब के मामले हैं उसमें भी। एनी कंडीशन और ड्यूटी ऑफ रनिंग विद लैंड परचेज, मैंने कुछ लैंड खरीदा, उसके साथ कुछ कंडीशन हो रहा है, कुछ गलत हम कर रहे हैं या सामने वाले कुछ गलत कर, तो कोई भी उस पर बोल सकते नहीं तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो, प्रॉपर्टी के साथ तो जुड़ा हुआ है। आगे आइए, इन केस ऑफ ए पर्सन ऑफ एक्नॉलेजिंग समवन एल्स लायबिलिटी। इन केस ऑफ ए पर्सन एक्नॉलेजिंग समवन्स एज लाइबिलिटी, किसी और के लाइबिलिटी को एक्नॉलेज कर रहा है वो, तो इन सभी चीजें मतलब सिंपल सा आप समझिए ये चीज कि कोई भी पार्टी, जब दो पार्टी अगर बीच में कॉन्ट्रैक्ट की तो थर्ड पार्टी नहीं आ सकता उन लोगों के बीच में, कुछ भी गलत हो रहा है तो। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक एक्सेप्शन आ गया कि मैरिज वाला जो बात है, शादी ये सब वाला, उसमें आ सकता है कोई थर्ड पार्टी। और क्या आ सकता है, फैमिली सेटलमेंट में आ सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी के पास ऑलरेडी इंटरेस्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट में तो वो आ सकता है। और बहुत सारे केसेस हैं, एक्नॉलेजमेंट है किसी के लायबिलिटी के लिए तो वो भी आ सकता है, इसके साथ आप गलत नहीं कर सकते।
और हर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता, जो मैं बताया हूँ सिर्फ उसी में होगा। थर्ड पार्टी आकर आपके लिए लड़ेंगे, नहीं तो आपको अपने खुद से लड़ना पड़ेगा, केस कीजिए कोर्ट में। अब द वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन करेंगे। देखिए विदाउट कंसिडरेशन कोई वैलिड रह सकता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट है, अब उसमें सामने वाली पार्टी भी कुछ नहीं चाह रही है, मैं भी नहीं चाह रहा हूँ, क्या ये सही हो सकता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन देखिए क्या है, जब आप एन एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन इन रिलेशन इन राइटिंग रजिस्टर्ड अंडर लॉ, कोई कंसिडरेशन होता है लव और अफेक्शन में? आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं तो कुछ चाहते हैं? नहीं चाहते। आप उसको बेइंतहा मोहब्बत करें, आप कोई चीज़ दे दें, गिफ्ट दे दें, क्या करें, तो क्या उसमें कंसिडरेशन आपको मिला? आपको कुछ नहीं मिला, तो सब कुछ दे दिए सामने वाले को। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, फादर मदर, ये सब का भी होता है, आपका सन का, फादर का, ये सब में जो है वो कंसिडरेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। लोग पैसे नहीं लेते उस चीज़ का करने का, आपके साथ उनका लीगल रिलेशन है। आगे सुनिए, कहाँ था, हाँ, कंपेंसेशन फॉर पास्ट और वॉलंटरी सर्विसेज। अब कोई मेरा पहले हेल्प किया था, ठीक है, या मेरी जगह पे कुछ मेरे को पे करना था, कुछ देना था, वो दे दिया था मेरी जगह पे। अब भी तो वो कुछ नहीं कर रहा ना, वो मेरे साथ पहले हेल्प किया था मेरे को, मैं सोच रहा हूँ कि अरे चलो यार इसको पैसे दे देता हूँ, पहले मुझे हेल्प किया था, मैं उसको पैसे दे दिया, मेरे को क्या पैसा मिला था इससे? नहीं, कुछ ऐसा चीज मुझको मिला था? नहीं, सिर्फ वो सर्विस किया था, मेरा हेल्प किया था, इसलिए मैं उसको पैसे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कंसिडरेशन थोड़े आया, नहीं आया ना मेरे पास, उसके लिए तो आ गया, कोई चीज नहीं है, मेरे लिए कंसिडरेशन आया नहीं आया, लेकिन ये चीज लीगल है। पहले ही टॉपिक था, क्या था कि कैसा एग्रीमेंट जो वैलिड है बिना कंसिडरेशन के, जैसे प्यार मोहब्बत, लव, अफेक्शन, रिलेशन, ये सब क्या हो गया, इसमें कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती यार। आदमी का कुत्ते से होता था क्या कुछ कंसिडरेशन हम लेते हैं कुत्ते से? क्या नहीं ना, अरे यार कुत्ता तो पढ़ना भी नहीं है इसमें। कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, जो हमारे साथ सर्विस कोई ऑलरेडी मेरे को सर्विस दे दिया था, तो उसको हमको पैसे में दे रहे हैं, तो या नहीं दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसको अगर पैसे में दे भी रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या उससे मुझे भी कुछ मिला था? कुछ नहीं मिला था, वो तो सर्विस किया था, तो सर्विस के लिए भी आप दे रहे हैं, तो उसमें मेरे को कंसिडरेशन तो मिला नहीं। अब प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट्स, अब पुरानी जो आपकी लोन लिए थे आप उसको पे नहीं किए थे, तो टाइम बार्ड हो गया, ठीक है, पुराना जो लोन होता है। तो प्रॉमिस टू पे, आप उसको प्रॉमिस किए हैं देने के लिए, ठीक है, टाइम बार डेट्स के लिए अगर कोई प्रॉमिस किया है कि मैं पे कर दूंगा, तो क्या इसमें कोई कंसिडरेशन है? कंसिडरेशन है ही नहीं, लेकिन लीगल हो गया यहाँ पे। ये सब देखिए, ये जितने भी आप पढ़ रहे हैं ना कंपेंसेशन, इसको ध्यान से आप देखें। रूल्स ऑफ लिमिटेशंस एक्ट्स आर एप्लीकेबल, क्या रूल्स ऑफ लिमिटेशंस एक्ट्स आर कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी हम लोग देख लिए, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, जो भी सर्विसेज हमें पास्ट में मिली है उसके लिए कंसिडरेशन की कोई जरूरत नहीं होती। आगे देखिए और भी चीजें हैं कि नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। कोई एजेंसी किसी, मतलब एजेंसी मतलब क्या, कि सामने वाले के एक्ट किसी और के काम को भी बिंड करके रखा है, तो कोई जरूरत नहीं होता उसके लिए कि कंसिडरेशन हो। एक्ट्स डन बाय द एजेंट विल बी वैलिड इवन अपॉइंटेड विदाउट एनी कंसिडरेशन, कोई काम कर रहा है बिना कंसिडरेशन का भी कोई एजेंट, तो उसको वो क्या हो गया, वैलिड होगा, वो भी वैलिड होगा। जब सब कुछ वैलिड हो रहा है तो ये भी वैलिड है। अगर बिना कंसिडरेशन का मैं किसी का काम कर रहा हूँ, मैं एजेंट हूँ, वैलिड है, मुझे कुछ नहीं मिला लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। आगे देखिए, कंप्लीटेड गिफ्ट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन, कंप्लीटेड गिफ्ट्स कंसिडरेशन नहीं होते। अ थिंग गिफ्टेड शैल बी कंप्लीटली ट्रांसफर्ड टू सच पर्सन, अ थिंग गिफ्टेड शैल कंप्लीटली ट्रांसफर टू सच, कंप्लीटेड गिफ्ट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन। कोई भी अगर आप गिफ्ट दे दिए तो क्या वो कंसिडरेशन था? आप कुछ उससे चाह रहे थे? बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, तो कंसिडरेशन का मतलब था समथिंग इन रिटर्न। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि कुछ समथिंग इन रिटर्न नहीं है, फिर भी ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो जितनी बातें मैं पढ़ रहा हूँ उन सब में वैलिड है, लेकिन कोई रिटर्न नहीं आ रहा। जब नेचुरल लव अफेक्शन ये सब जो भी हो गया। अब आइए आगे, ये सब चीजें जो है वो मेन पॉइंट्स आप देखेंगे स्टडी मटेरियल में, आपको पूरा समझ में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट डज नॉट रिक्वायर कंसिडरेशन, किसी को बेल कराने का जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या इसमें कंसिडरेशन है? नहीं। अ पार्ट ऑफ ग्रेचुइशियस बेलमेंट। अब सुनिए इस चीज, ये ग्रेचुइशियस वर्ड आगे हम देखेंगे क्या होता है। नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर चैरिटी।
एनपीओ चलता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो कुछ कंसिडरेशन लेता है क्या? नहीं, नो कंसिडरेशन, लेकिन वैलिड काम तो है। आगे आइए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जबरदस्त कि आर और एस दो भाई थे, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था फैमिली को लेकर, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का। दोनों एग्री किए थे कि 20-20 हज़ार रुपए पर मंथ वो दोनों जो है अपनी माँ को देंगे। क्या माँ उस चीज को इन्फोर्स कर सकती है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो आर और एस के बीच में है कि हम दोनों को 20-20 हज़ार देना है माँ को, तो क्या उसकी माँ भी उस चीज को क्लेम कर सकती है? हाँ, क्योंकि ये फैमिली की बात है, मैं ऊपर पढ़ा था फैमिली सेटलमेंट, तो थर्ड पर्सन भी रिसीव कर सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है, उसका एक्सेप्शन है ये। जनरली स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू तो नहीं कर सकता स्ट्रेंजर, लेकिन इन सर्टेन एक्सेप्शन केसेस सच एज इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, फैमिली अरेंजमेंट, ये सब बेनिफिशियरी, ये सब जितनी हैं उन केसेस में सामने वाला कोई तीसरा भी कर सकता है उसको क्लेम। तो मदर जो बोल रही है बेचारी वो सही बोल रही है, भले ही इसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये फैमिली की बात है तो वो इसके बीच में आ सकती है ना। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉम्पिटिटेंट कौन होता है, कौन कैपेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? कोई भी पागला नहीं होनी चाहिए, पागल आदमी नहीं होनी चाहिए, 18 साल से उम्र कम नहीं हो, और लॉ उसको जो है ना वो डिसक्वालीफाई नहीं किया हो, मतलब वो इलीगल काम करने के लिए नहीं जाना गया हो, तो उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटिटेंट मतलब जो 18 साल से ऊपर हो, साउंड माइंड हो, मतलब जो जजमेंट करना जानता हो, एक माइंडफुल आदमी हो, माइंडसेट आदमी हो, साउंड माइंड हो, एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड बाई पर्सन, बाई लॉ, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाई लॉ, मतलब लॉ उसको बंद नहीं, मतलब बाधित नहीं रखता है। मतलब लॉ कहता है कि ठीक है ये आदमी अच्छा है, अगर लॉ उसको गलत कहता है तो उसके साथ आप नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकते। पहले हो सकता है कुछ गलत किया हो तो उसके साथ आप नहीं करेंगे। अब पर्सन इज नॉट डिस्क्वालीफाइड बाई लॉ, कोई भी पर्सन होनी चाहिए वो डिस्क्वालीफाइड बाई लॉ नहीं होनी चाहिए। जैसे किसको किसको जो है वो लॉ कहती है कि वो डिस्क्वालीफाइड है, मान लीजिए कोई एलियन नेमी है, बाहर का, विदेश का दुश्मन, कॉन्विक्ट्स है, फॉरेन डिप्लोमेट्स है, कंपनी वर्किंग बियॉन्ड ऑब्जेक्ट क्लाउज, बताइए जितना ऑब्जेक्ट है उससे भी ज्यादा वो काम कर रहा है, कंपनी को कहा गया कि आप इतने लिमिट तक 15 लाख तक काम कीजिए, वो 50 लाख तक काम कर रहा है, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, ये चीज़ गलत है ना भाई। लॉ उसको डिस्क्वालीफाइड मानता है उस कंपनी को, उसके साथ आपको नहीं करना है। अब किसी आप माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लिए, छोटे बच्चे के साथ जबरदस्ती, क्या आपको घाटा नहीं होगा? 100% आपको ही घाटा होगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो पोजीशन ऑफ माइनर क्या होगा? वो तो जब भी केस होगा वो रो धो लेगा, नहीं मैं तो छोटा हूँ, मेरे साथ जबरदस्ती ऐसे ऐसे कर दी, तो कोर्ट भी कहेगा हाँ हाँ ये सही बोल रहा है, ये बच्चा है, इसका तो उम्र ही नहीं है, उसको छोड़ दिया। मतलब हमेशा उसको माइनॉरिटी की वजह से उसको छोड़ दिया जाता है, वो बच्चा है। तो उसके साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो शुरू से ही वॉइड अब अनिशियो, अब अनिशियो का मतलब शुरू से ही, इनिशियल मतलब एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड अब इनिशियो, मतलब शुरू से ही वॉइड है। वॉइड अब इनिशियो का मतलब स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग से ही वो वॉइड माना जाता है अगर आप बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो। एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड अब इनिशियो से क्या देखिए, माइनर कैन ओनली एक्सेप्ट बेनिफिट्स थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक माइनर को क्या क्या मिल सकता है? वो बेनिफिट्स ही ले सकता है। बेनिफिट्स मतलब इंटरेस्ट ले सकता है, उसको प्रॉफिट थोड़ा मोड़ा मिल सकता है, बहुत बड़ा मेजर चीज में वो इसे नहीं ले सकता, वो भी तो बच्चा है। माइनर का नॉलेज प्लीड माइनॉरिटी इन हिज डिफेंस, खुद को बचाव के लिए खुद को बच्चा बता देगा, और कोर्ट भी उसको मानेगा हाँ बच्चा है यार, इसको ज्यादा प्रायोरिटी दो छोड़ने में। अ माइनर्स एग्रीमेंट कैन नॉट बी वैलिडेटेड इवन आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी। आज मैं 15 साल का हूँ और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, किसी के साथ। अब मैं बाद में 4-5 साल के बाद जब मैं 20 साल प्लस हो गया, अब मैं सोच रहा हूँ अच्छा अब तो मुझे मेजोरिटी मिल गई, अब जो मैं कॉन्ट्रैक्ट किया था ना तुम्हारे साथ, चलो अब उस चीज का मुझे इतना हिस्सा दो, तो लॉ कहेगा क्या? नहीं, अब एनिशियो ये वॉइड होता है। जैसे तो कॉन्ट्रैक्ट किया था ना उसके साथ, तो उस टाइम माइनॉरिटी था वो, आज भी तुम माइनॉरिटी माइनर ही ट्रीट किए जाओगे, समझा? तो अगर आप माइनर हैं और आप कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, तो आप जब मेजर बन जाएंगे तो ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको मेजर कहा जाएगा, आप माइनर ही ट्रीट किए जाएंगे, अभी भी वो वॉइड ही होगा। अब सुनिए, माइनर्स गार्जियन कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, माइनर के बिहाफ पे अगर उसके माँ बाप है ना, तो वो आ सकते हैं कि हाँ मेरे बच्चे को ये चीज़ की ज़रूरत है, या ऐसे वैसे कुछ भी बात, तो उसके पेरेंट्स आ गए तो बच्चे का बात ही खत्म हो गया ना भाई, तो उस चीज़ में ये वैलिड होगा। नहीं तो बच्चे के साथ आप किए हैं तो शुरू से ही जैसे ही आप साइन किए वो खत्म हो गया। आप देखिए क्वेश्चन
एक माइनर था, वो माइनर गलती से बोल दिया मनी लेंडर को कि मेरा उम्र ज्यादा है, मैं बड़ा हूं। एक्स को बोला कि मैं बहुत बड़ा हूं, मुझको तुम पैसे दो। 20,000 वो पैसे भी ले लिया, ये देखिए। एंड एग्जीक्यूट्स अ मॉर्गेज, वो क्या बोला है कि माइनर फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट्स द एज to Mr. X, a money lender, and executes a mortgage deed for Rs 20,000. A minor subsequently denied his liability on the deed. बाद में वो कहा कि नहीं, अब मैं तुमको पैसे ही नहीं दूंगा, अभी तुम मेरे को पैसे दो, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं 18 साल प्लस है। अरे क्या बात करो, मैं 13 साल का दिख रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं 18 साल प्लस हूँ, पैसे दो। पैसे वो दे भी दिया यार, लेना। अरे ये तो बड़ा है। तो बाद में क्या हुआ कि माइनर कह दिया द माइनर सब्सिक्वेंटली डिनाइज हिज लायबिलिटी ऑन द डीड। बोला कि नहीं, अब तो मैं तेरे को कुछ दूंगा ही नहीं, मैं तो छोटा बच्चा आदमी हूँ, मैं तेरे से ले लिया ना, बाद में वो देने को तैयारी नहीं। तो सुनिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो बच्चे के साथ होता है तो वो तो शुरू से ही हम जानते हैं इलीगल होता है, वॉइड होता है। इलीगल नहीं, वॉइड होता है एब एन इश्यू। नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द माइनर, मतलब कोई भी माइनर का जो है ना, वो आप उसको अनलिमिटेड लायबिलिटी उस पर नहीं कर सकते। मतलब एक लिमिट तक उससे पैसे ले सकते हैं जितना तक उसके पास है, लेकिन नेसेसरी होगा तो द मॉर्गेज डीड इज वॉइड एब एन इश्यू एंड द मनी लेंडर हैज नो राइट एंड एक्शन अगेंस्ट द माइनर। बिल्कुल, मनी लेंडर जो है, जिसको वो मोर्गेज था, मोर्गेज डीड फॉर Rs 20,000 दिया था, अब क्या उस चीज को ले सकता है? नहीं। अब देने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों कुछ नहीं मिलेगा? क्योंकि जो आप साइन किए ना बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो वॉइड एब एनिशियो होता है, मतलब शुरू से ही वॉइड। तो उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, बाद में आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं अब निकाल पैसे, नहीं देगा ना भाई, तो भी आपको उतने में संतुष्ट होना होगा। अरे भाई, मैं तो बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या मिलेगा? अब झूठ बोल रहा है तो भाई उसका प्रमाण आप लीजिए कि हाँ सच में ये ऐसा कि नहीं, आधार कार्ड देखिए उसका। क्या? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब सामने वाले पार्टी से ना टोटली हर एक चीज पे ये एग्री करवा लेना, नहीं, उसकी एग्री जो विलिंगनेस है उसको देख लेना, यही होता है फ्री कंसेंट। आप ऑफर दे रहे हैं तो सामने वाले को पूरा चांस दीजिए कि हाँ तुम अपनी बात को रखो, वही होता है फ्री कंसेंट। व्हेन टू और मोर पार्टीज एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, जब दो आदमी है, मैं उसको ऑफर दिया, वो भी एक्सेप्ट कर लिया उसी टर्म पे, पूरा बातचीत खत्म, तो ये हो गया फ्री कंसेंट। सामने वाला एक्सेप्टेंस दिया बिना किसी दबाव के, तो वो फ्री कंसेंट। आगे आइए, एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्वालिफाइंग फ्री कंसेंट। पर कुछ कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें फ्री कंसेंट नहीं लिया जाता। एग्रीमेंट तो कर लिए लेकिन बेचारे से हम पूछे नहीं अच्छे से। कौन कौन सी केसेस हैं? कॉर्सियन। कॉर्सियन क्या होता है? मतलब कॉर्सियन का सिंपल सा मतलब समझिए कि फिजिकली किसी को थ्रीट कर दिए, पिस्टल निकाले गले में सटाए, अगर साइन नहीं किया तो गोली मार दूंगा, ये क्या हो गया? कॉर्सियन। अनडीव इन्फ्लुएंस में क्या होता है? अनडीव इन्फ्लुएंस में हम पोजीशन का यूज करते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, आप मरीज है, मैं बोला हाँ 10 लाख ही लगेगा, जबकि वो 1 लाख का ऑपरेशन फ्री में कर दिया, 10 लाख का ही लगेगा, तो मैं उसका पोजीशन का यूज किया। तो जिसमें पोजीशन का यूज करके आप गलत कर रहे हैं ना, तो उसको कहते हैं अनडीव इन्फ्लुएंस। फ्री कंसेंट तुम उसे लिए नहीं, वो तो बेचारा नहीं चाहेगा कि हाँ मैं 10 लाख दूं, आप अपने पोजीशन का फायदा उठाकर कुछ कर रहे हैं गलत, तो वो अनडीव इन्फ्लुएंस। फिर फ्रॉड। फ्रॉड, आप कुछ बात को आप जानबूझ के नहीं बताएं, ठीक है, आप उस चीज को हाइड कर रहे हैं, तो वो फ्रॉड हो गया। अब मिस रिप्रेजेंटेशन, गलती से मिस रिप्रेजेंट हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं आपको क्या देने वाला हूँ, मैं कुछ टीवी बेचना चाहता था, आपको टीवी में कुछ डिफेक्ट्स था जो मुझे नहीं पता था कि डिफेक्ट था, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, पता ही नहीं था। मिस्टेक, मिस्टेक भी हो जाता है कभी कभी। क्या गया, कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में मैं बात नहीं की आपसे जो आपसे करना चाहिए था। ये सारी चीजें मैं आगे अच्छे से पढ़ूंगा, आपको समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन, कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड कहता है कि ये काम नहीं होनी चाहिए, जैसे बंदूक, लूटपाट, ये सब जबरदस्ती किसी से करवाना, ये चीज क्या है? ये कॉर्सियन के अंतर्गत आता है। तो ये चीज जो है वो लॉ डिनाई करती है। अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, कान पे सटा के अपना प्रॉपर्टी दे मुझे, पिस्टल सटा दी और प्रॉपर्टी मेरे नाम कर, टू काउज एनी पर्सन टू इंटर इनटू एन एग्रीमेंट, और वैसे करवा के उसको एग्रीमेंट में ला रहे हैं, तो क्या वो लीगल होगा? नहीं। क्या उसका फ्री कंसेंट लिए? नहीं, फ्री कंसेंट लिए। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? ये हो गया विदाउट फ्री कंसेंट। मतलब फ्री कंसेंट का मतलब तो होता है कि सामने वाला भी उसी चीज पे एग्री कर रहा है जिस पे मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो मैं पिस्टल सटा रहा हूँ, फिजिकली थ्रेटन कर रहा हूँ, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय क्वेश्चन इज वॉइडेबल। मैं तो उसको पिस्टल सटा दिया, मैं तो इलीगल काम कर रहा था, लेकिन बेचारा न चाहते हुए भी उसको साइन करना पड़ा, वो लीगल बेचारा काम किया अपनी तरफ से, तो ये क्या गया?
वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वही बोला था कि वॉइडेबल का मतलब, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में पढ़े, मतलब एक पार्टी सही कर रहा है, एक पार्टी गलत कर रहा है। चलिए, एनी पर्सन रिसीविंग बेनिफिट्स बाय कोर्सियन रिस्टोर सच बेनिफिट्स। पिस्टल सटा के हम प्रॉपर्टी ले लिए, बाद में क्या हुआ, कोर्ट को पता चला, कोर्ट ने ये कहा कि नहीं तुमको सारी प्रॉपर्टी वापस करनी है, इसको लो खत्म किया। अगर आप उससे बेनिफिट लिए आपको देना पड़ेगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस वही है जिसमें एक पार्टी जो है ना अपनी पोजीशन को डोमिनेंट दिखाकर सामने वाले से कुछ अनफेयर काम करवा दे रही है बिना कंसेंट लिए। वही डॉक्टर वाला जो मैं बात किया कि बोला कि नहीं नहीं ये तो 1 लाख का नहीं 10 लाख का, अब आप पेशेंट है तो आपको मानना ही पड़ेगा 10 लाख का। वो किस चीज़ का यूज़ किया, अपने पोजीशन का। अब इसमें एक और केस आता है, टीचर कहते हैं कि मैं तुमको पास करा दूंगा, 5 लाख रुपए दे, सीए बना दूंगा तेरे को। तो वो क्या हो गया, वो भी अनड्यू इन्फ्लुएंस में आता है। क्यों, क्योंकि वो टीचर जो है वो महान है, हालांकि ऐसा कोई कहेगा नहीं, लेकिन अगर वो टीचर ऐसा करे तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है। क्यों, क्योंकि आप बच्चे हैं, आपको से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बोले कि आपको ज़्यादा मार्क्स दे दूंगा, एग्जाम्पशन दिला दूंगा, ऐसा भी अगर होता है तो वो क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। होता नहीं है ऐसा, होगा भी नहीं। आगे, वन ऑफ द पार्टी होल्ड्स रियल और अपैरेंट अथॉरिटी और स्टैंड्स इन अ फिडुशियरी रिलेशनशिप। हो सकता है कि वो आपके फिडुशियरी रिलेशन मतलब वही आपके माँ बाप भी आ जाएंगे, आपके डॉक्टर, मास्टर, पेरेंट्स, ये सब। अब सुनिए आगे, फ्रॉड किसे कहते हैं, नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पे रेड करना चाहिए था मुझे फ्रॉड को भी। अनड्यू इन्फ्लुएंस रेड है और फ्रॉड देखिए, फ्रॉड मतलब आप इंटेंशनली किसी चीज को हाइड कर रहे हैं। डिलिबरेटली हाइडिंग, हाँ, एनी फैक्ट, किसी चीज को आप फैक्ट को आप हाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। फ्रॉड कहते हैं उसे। अब आपका इंटेंशन क्या है कि किसी को जो है ना हमें उसको डिसीव कर देना है, उसको डिसइफेक्ट कर देना, उसको मतलब घाटे में डाल देना है यार। कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड इज वॉइडेबल। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट खुद को किसी चीज को छुपा कर सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, वॉइडेबल होगा, ये फ्रॉड में आ गया। आप किसी चीज को आप छुपा कर नहीं आप साइन करवा सकते। पार्टी कैन रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट और सीव द डैमेजेस। सामने वाली पार्टी जिससे आप सच्चाई छुपाए हैं वो क्लेम कर सकती है। जैसे देखिए, अब किसी चीज से, अब आपके पास कोई घोड़ा खरीदने आया, आपके पास घोड़ा है, मैं खरीदने आ गया, मैं बोला कि ये घोड़ा दिखता है अच्छा, मतलब इसको इसकी आंखें सही है, आप बोल देंगे कि हाँ सही है ले जा, जबकि आपको पता था कि ये नहीं है आंखें सही। तो ये क्या हो गया, फ्रॉड, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। मैं तो कॉन्ट्रैक्ट सही आपके सामने साइन किया, लेकिन आप गलत किए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपसे चार्जेस ले लूंगा, डैमेजेस ले लूंगा, केस कर दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर सकता हूँ। लिखा हुआ कि मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड। कभी कभी क्या होता है कि साइलेंट लोग रहते हैं तो वो फ्रॉड नहीं होता है। अब आप मेरे पास घोड़ा खरीदने, आप बोले घोड़ा कैसा है, चलता है ये घोड़ा, आप मेरे पास घोड़ा खरीदने आप बोलेंगे घोड़ा चलता है, मैं बोला हाँ चलता है। आप ये चीज नहीं पूछे कि घोड़ा घोड़ा अंधा है क्या, तो ये मेरी ड्यूटी नहीं बनती कि मैं आपको बताऊं कि घोड़ा कैसा है, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गया, ये चीज हो गया मेयर साइलेंट इज नॉट अ फ्रॉड। मैं फ्रॉड नहीं किया आपके साथ। अब आप ले गए घोड़ा चलाए, आपको ये तो अंधा था, मैं भी कहूंगा आप पूछे थे कि ये अंधा था, आप तो सिर्फ इसके बॉडी के बारे में पूछे, आपको पूछना चाहिए था कि ये दिखता है कि नहीं। अगर आप पूछते और तब मैं साइलेंट रहता तब वो हो जाता फ्रॉड। मैं अभी फ्रॉड नहीं किया हूँ, क्यों, क्योंकि आप उस फैक्ट के बारे में मेरे से बात नहीं किए थे। तो वही लिखा हुआ है कि मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड। अगर मैं चुपचाप हूँ, आप कुछ नहीं पूछ रहे हैं, तो वो चीज फ्रॉड नहीं है। नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फैक्ट। मेरी ड्यूटी नहीं बनती है कि मैं बताऊंगा आपको कि हाँ ये अंधा है कि नहीं है। अब आप देख रहे हैं तो आप खुद पूछिए ना भाई। कब साइलेंस फ्रॉड हो गया, जब सामने वाला कुछ पूछा है आपसे, आपकी ड्यूटी है बतानी। जैसे कि आप फादर हैं तो कोई फैक्ट अपनी डॉटर से नहीं छुपा सकते, मतलब कुछ भी चीजों के बारे में। ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक, जब आपको बोलना ही है तो उस टाइम आप छुपा नहीं सकते। जैसे अगर आप फिडुशियरी रिलेशनशिप, आपकी बेटी है, आप पिता हैं, तो इस चीज में नहीं आप छुपा सकते। इंश्योरेंस हो रहा है तो वहां पे आप छुपा नहीं सकते हाँ कितना मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। मैरिज हो रहा है तो वहां पे भी आप हाइड नहीं कर सकते, आप किससे शादी करवानी, ये उल्टी पुल्टी वाला काम नहीं कर सकते। फैमिली सेटलमेंट वही केसेस वाला, शेयर्स अलॉटमेंट, ये सारी जो चीजें हैं ना, इसमें अगर आप चुपचाप रहते हैं तो वो फ्रॉड माना जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉड कब नहीं माना जाएगा, जब आपकी ड्यूटी नहीं है बोलना तो आप मत बोलिए, लेकिन जब आपकी ड्यूटी है, अगर कंपनी कोई प्रोस्पेक्टस इशू की है, अब आपसे पूछा जा रहा है कोई चीज, अब कंपनी नहीं बता रही है, तो वो क्या हो गया, वो फ्रॉड कर रही है। जब तक आपका ड्यूटी बोलने का है तो आप बोलिए, अगर आप नहीं बोले तो आप उसके लिए लायबल होंगे। अगर आपकी ड्यूटी नहीं है तो मत बोलिए। अब मैं सेलर के पास गया, भैया ये चीज दो, दे दिया मेरे को, मैं आया घर, बोलेगा भैया इसमें तो ये चीज लगा ही नहीं है, वो बोलेगा तू पूछा था कि इसमें लगा है कि नहीं लगा है, तू खुद इंस्पेक्ट कर पूछता तो मैं देता।
चलिए, जब ड्यूटी टू स्पीक रहेगा तभी वो बोलेगा, ड्यूटी टू स्पीक नहीं है तो वो नहीं बोलेगा। ड्यूटी टू स्पीक कब रहेगा? जब उसके हो सकता है मैरिज वाला बात हो, अपनी बेटी को कुछ बताना हो, कुछ रिलेवेंट चीज़ें ऐसी जहाँ पे उसको ड्यूटी है, उसको बोलना ही है। अगर वहाँ नहीं बोलता है तो वो फ्रॉड है, नहीं तो वो फ्रॉड नहीं है। वो हर जगह बोलते थोड़े चलेगा भाई, क्या बात कर। मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब मैं आपको बोला कि हाँ आप मेरा साइकिल ले जाइए, ये बहुत अच्छा है, खरीद लीजिए, आप खरीद लिए, उसका ब्रेक खराब था और मुझे लगा कि नहीं नहीं सही ही होगा ब्रेक, मतलब हमें भी लगा कि सही, आपको भी लगा कि हाँ हाँ सही होगा, तो हम लोग बात करें हाँ सही होगा, बाद में गलत हो गया। तो क्या मैं यहाँ पे मेरा इंटेंशन था उनको खराब चीज़ देने का? नहीं। अगर ये चीज़ इंटेंशन नहीं था तो वो चीज़ क्या हो गया? मिस रिप्रेजेंटेशन। गलती से मैं रिप्रेजेंट कर दिया कि वो सामान सही है लेकिन वो सामान गलत था, तो मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर अ पर्सन हु मिसलीड्स कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को भी अवॉइड कर सकता है, सिंपल सी बात है। अब आइए मिस्टेक। मिस्टेक मतलब क्या? मिस्टेक, मिस्टेक मतलब एन इनोसेंट और इनकरेक्ट बिलीफ विच मिसलीड बोथ द पार्टी टू स्टैंड ईच अदर। अब मैं कोई सामान बेचना चाहता हूँ 10,000 में, सामने वाला खरीदना चाहता है उसको 5,000 में, मतलब पता ही नहीं है कुछ भी, दोनों इग्नोर्ड हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि एन इनोसेंट और इनकरेक्ट बिलीफ विच मिसलीड बोथ द पार्टी टू स्टैंड ईच अदर, दोनों को समझ नहीं पा रहे हैं ईच अदर को। मेरे मायने में कुछ और चल रहा है, सामने वाला बायर जो है वो कुछ और सोच रहा है। तो ये चीज़ क्या हो गया? ये मिस्टेक मिस्टेक के अंदर आता है, जैसे यूनिलैटरल मिस्टेक। अगर सिर्फ सेलर के माइंड में कुछ चल नहीं समझ पा रहा कि बायर क्या चाह रहा है, गलत सोच रहा है बेचारा, पता नहीं ये क्या चाह रहा है, तो ये क्या हो गया? यूनिलैटरल मिस्टेक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर सिर्फ गलत है, मैं तो बायर में खरीदने गया, मेरा मतलब था मेरे को कलम दो, अब वो सोच रहा है क्या ये खरीदना चाहता है, पता नहीं। तो ये चीज़ ब्लू मांगा ब्लैक मांगा क्या, तो ये चीज़ क्या हो गया? अगर वो गलत कोई चीज़ डिलीवर कर सकते, यूनिलैटरल मिस्टेक। क्यों? क्योंकि सिर्फ सेलर किया, बायर नहीं। बाइलेटरल मिस्टेक वही जब दोनों पार्टी गलत करती है, बहुत द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर मिस्टेक, जब दोनों पार्टी मिस्टेक में है, दोनों को नई चीज़ें पता है, नहीं पता है दोनों को चीज़ें कि क्या करना है उनको, तो ये चीज़ क्या हो गया? ये बाइलेटरल मिस्टेक हो गया। लेकिन मिस्टेक में क्या होता है कि यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं होता है सामने वाले को डिसीव करने का, जैसे फ्रॉड में होता था कि नहीं कोई फैक्ट ही नहीं बताते हैं इसको, तब इसको पता चलेगा। आगे आइए, इग्नोरेंस ऑफ फॉरेन लॉ कैन बी ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। समझे? अब इंडियन चीज़ है, जरा सा सोचिए, इंडिया में आप रह रहे हैं बहुत दिनों से, सभी नियम कानून आपको पता है, फिर भी आप कुछ गलत कर दिए, तो क्या आपको कानून कहेगा कि चलिए कोई बात नहीं आपको पता नहीं हुआ? नहीं, इंडियन कानून कहेगा कि क्योंकि ये इंडिया का कानून है आपको कैसे नहीं पता है, इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, समझे? तो अगर आप गलत किए हैं तो आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन अगर आप फॉरेन लॉ में कुछ गलत कर दिए, कुछ फॉरेन से आप कुछ कर रहे थे, कुछ रिलेशन आपका कॉन्ट्रैक्ट था, वहाँ पे अगर आपसे कुछ गलती हो गई, तो ये भी कहेंगे कि जाने दो कोई बात नहीं है, ठीक है, वो फॉरेन का लॉ था तो चलो कोई बात नहीं, तुमको नहीं पता होगा। लेकिन इंडियन में अगर तुम कुछ गलत किया, जिम्मेवार तुम, अगर बाहर वाला गलत किया तो तुम जिम्मेवार नहीं। आ गया ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यही था कि इग्नोरेंस ऑफ फॉरेन लॉ को इग्नोर कर दिए तो एक्चुअली ये मिस्टेक हुआ है, हाँ भाई चलो तुमको नहीं पता होगा मिस्टेक है। लेकिन अगर इंडियन लॉ को किया हो तो मिस्टेक नहीं माना जाएगा। आ गया ये, इसमें एक क्वेश्चन है कि सी ऑफर्स, कॉफर्स लिखा हुआ, C offers to sell a painting to D, which C knows is a master copy of original painting. C knows D, क्या बात कर रहा है यार, C offers to sell painting to D, C D को बेचना चाहता है, which C knows is a master copy of original painting, ठीक है। C के पास ही सिर्फ नॉलेज है, C जो है वो अपना पेंटिंग बेचना चाहता है, किसको? D को। और सी ही एक अच्छा पेंटर है, उसे पता है नॉलेज, और किसी को उस चीज पेंटिंग की नॉलेज नहीं है। अब सुनिए, डी थिंकिंग दैट द पेंटिंग इज ओरिजिनल इमीडिएटली एक्सेप्ट द ऑफर, वो एक्सेप्ट भी कर लिया। कमेंट ऑन द वैलिडिटी, अब क्या ये वैलिड है? तो सुनिए, ये वैलिड है, कैसे वैलिड है जरा सुनिए। द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इवन दो इट इज क्रिएटेड अंडर यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। डी हैज इरेनियस बिलीफ that painting is an original one, C is under no duty to speak। कर कि C तो ऑफर किया था पेंटिंग बेचने के लिए, लेकिन D जो है उसको पता था कि C इज मास्टर कॉपी ऑफ ओरिजिनल पेंटिंग, कि वो मास्टर है जिससे मैं खरीद रहा हूँ ना, वो बहुत अच्छा पेंटिंग करता है, ठीक है। D थिंकिंग दैट पेंटिंग इज द ओरिजिनल इमीडिएटली, मतलब वो ओरिजिनल है ये सोचकर वो तुरंत ही उसको ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या ये सही है?
सी इज अंडर नो ड्यूटी टू एस्पेक्ट, सी को बोलने की जरूरत नहीं है। सी बेचने वाला था, डी सोचा कि हाँ ये मास्टर है खरीदने में, इसी से खरीदूंगा। तो क्या यहाँ पे सी का ड्यूटी था बोलने का? ये पूरे क्वेश्चन का समरी यही है। सी बोलता है हाँ हाँ मैं मास्टर हूँ, देखो देखो ये चीज करता हूँ मैं, मुझे नहीं, वो क्यों बोलेगा भाई? अब आप खुद ही प्रेज्यूम कर लिया, पूछते उससे तब तो सच में वैसा था कि नहीं। तो वही था कि ड्यूटी रहेगा उसको बोलने का, तभी वो बोलेगा, नहीं ड्यूटी रहेगा वो नहीं बोलेगा। सी पेंटर तो है, लेकिन कैसा पेंटर है कि आप नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन ये डिसाइड कर लिया, खुद से पूछा ही नहीं। तो आगे देखिएगा, सी ऑफर्स टू सेल पेंटिंग टू डी विच सी नोज इज ए मास्टर कॉपी। कॉमेंट फिर से क्वेश्चन कॉपी हो गया। डी हैज इनोरियस बिलीफ, बिलीफ है उसके पास इन द ओरिजिनल, सी इज अंडर नो ड्यूटी टू स्पीक। तो सी को कोई जरूरत नहीं है, वो एक पेंटर है भाई, पेंट करता था। अब डी का आगे नहीं, तो बहुत बढ़िया पेंट करता हो, दो मैं तुमसे लूंगा। तो इसमें क्या मिस्टेक हुआ है? अब मिस्टेक हुआ भी है ना, यहाँ पे फ्रॉड नहीं हुआ है, मिस्टेक ही हुआ है। फ्रॉड नहीं तो हुआ ही नहीं है बिल्कुल भी। तो फ्रॉड अगर नहीं हुआ है तो वैलिड ही माना जाएगा, जो आपको करना है आप कीजिए उसको, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये सी की ड्यूटी नहीं थी बोलने का कि हाँ मैं अच्छा पेंटर हूँ। ओवरऑल क्वेश्चन यही कहता था कि क्या सी की ड्यूटी थी? नहीं ड्यूटी थी। आगे आइए, सी से पूछता तब ना कि सच में तुम ऐसा करते हो। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन जो हम लेना चाहते हैं, जिस चीज के लिए साइन, किसी के मर्डर करने के लिए साइन करवाने, किसी को तुम मर्डर करना है, इतने पैसे दूंगा, तो मर्डर करना ऑब्जेक्टिव, और पैसे लेना या देना ये हो गया कंसिडरेशन। तो जब दोनों इलीगल है तो क्या होगा भाई? पनिशेबल बाय लॉ, लॉ आपको बहुत मार मारेगा। और क्या होगा? ये लॉ को तो डिफीट कर ही दिया, ऑब्जेक्टिव ही इसका फ्रॉडुलेंट था ऐसा है तो। और डिफीट्स एनी रूल ऑफ टाइमिंग बीइंग in force in India, consideration defeats any rule for the time being in force। अनलॉफुल उसको कहेंगे जब लॉ को वो तोड़ रहा है। ये सारी चीजें हैं कि भाई उसको अनलॉफुल कब कहेंगे, तो खुद ही सोचना यार कब उसको अनलॉफुल कहेंगे। कंसिडरेशन जो है वो लॉ को तोड़ रहा है तो उसको अनलॉफुल कर देंगे। किसी चीज को थ्रीट कर रहा है उसको अनलॉफुल कर देंगे। कोई चीज को फुलफिल नहीं किया जा सकता अनलॉफुल कर देंगे। आप किसी फॉरेन दुश्मन के साथ कुछ रिलेशन कर रहे हैं, विदेशी के साथ, ये इसको हम अनलॉफुल कर देंगे। तो कंसिडरेशन बोल एनी इंजरी टू ए पर्सन, किसी को प्रॉपर्टी को लेकर आप गोली मार रहे हैं, जिस क्या हो गया कंसिडरेशन, वो चीज हो गया इलीगल। अब आप देखिए, कंसिडरेशन इज इमोरल और अपोजिंग द मोरल वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। बताइए कुछ इमोरल काम आप कर रहे हैं जो आपको करना नहीं चाहिए, इमोरलिटी को प्रमोट कर। अब देखिए कंसिडरेशन अगेंस्ट पब्लिक, कुछ पब्लिक के पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, ट्रेड फ्रेड, या फिर आपको पब्लिक के फेवर में काम करना है, आपको सरकार या फिर अपने पॉलिटिकल फ्रंटिकर जो बाउंड्री होती है हमारी सरकार की, अपना नेशन का, उसके खिलाफ नहीं जाना है, किसी दुश्मन से नहीं मिलना। तो ये सारी चीजें आप अगर आप फिर भी कर रहे हैं तो ये चीज क्या हो गया आपके लिए, ये ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इलीगल हो गया। ऐसे ऐसे काम को इलीगल कहते हैं। और किसको इलीगल कहेंगे? ट्रेडिंग विद द पर्सन ऑफ एन एनिमी विदाउट द गवर्नमेंट परमिशन, गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लिया और बाहर हम किसी विदेशी के दुश्मन से काम कर रहे हैं, हद है यार, पाकिस्तान से, सॉरी ऐसा नहीं है। अब देखिए, शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीड्स फ्रॉम द सक्सेसफुल ऑफ लॉ शूट, लॉ का है और हम उसको शेयर कर रहे हैं, बताइए किसी फाइनेंशियल पैसे को। परचेजिंग ऑफ पब्लिक ऑफिस और एनी पब्लिक अवार्ड, लाइक अब कोई अवार्ड है जैसे भारत रत्न ये सब मिलता है, उसको हम खरीद रहे हैं, तो ये इलीगल नहीं है यार, ये लॉफुल ऑब्जेक्ट है हमारा, ये सब का एग्रीमेंट नहीं होनी चाहिए। एग्रीमेंट क्रिएटिंग मोनोपोलीज इन द मार्केट, मैंने एग्रीमेंट किया कि इस मार्केट का राजा मैं, बाकी सबको हटा दो, मेरे पास फुल पावर, ये क्या है? मोनोपोली। ऐसा आप कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन अनलॉफुल है। आगे ये एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ पर्सन फॉर मैरिज, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा डी से सी को, तो ये चीजें क्या हुई? ये इलीगल हुई, ये ऑब्जेक्टिव जो है आपका अनलॉफुल है। एग्रीमेंट रिलेटेड रेस्ट्रिक्टिंग अ पर्सन फ्रॉम डूइंग बिजनेस और ट्रेड, किसी को गया तो बिजनेस नहीं करोगे, तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया एक्सेप्शन टू ट्रेड। लेकिन सॉरी, मतलब ट्रेड करने से आप रोक रहे हैं। तो अगर आप किसी को ट्रेड करने से रोक रहे हैं तो क्या इसका ये सही है? सही नहीं है। देखिए ये जो है ना वो एक्सेप्शन हो गया किस चीज का? लीगल चीज का। जैसे कि आप किसी को, अगर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है आप उसको रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, लेकिन अगर आप रोक रहे हैं तो ये क्या है? इलीगल है, अवॉइड है। लेकिन इसको वैलिड भी मानते हैं कब? अब मान लीजिए कि मैं एक फर्म हूँ, मैं एक बिजनेस हूँ। अब
मेरे ही नाम लेकर कोई मेरा पार्टनर बाहर मेरी तरह काम करने लगे तो मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ काम करने का। काम किसी को बिजनेस करने से रोकना इलीगल है, मतलब वैलिड नहीं है, वॉइड है, ठीक है वॉइड है, नहीं हम रोक सकते काम करने से। लेकिन अगर वो मेरी तरह ही काम करे तो हम उसको रोक सकते हैं, मेरे पास कॉपीराइट है भाई, गुडविल है मेरे पास, मैं रोक सकता हूँ। लेकिन अगर मैं गुडविल सेल कर दिया हूँ तो जा तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गुडविल मेरे पास है, तुम मेरी गुडविल मेरा नाम यूज कर रहे हो, मेरे फर्म में हो और अलग मेरे ही तरह के सिमिलर बिजनेस कर रहे हो, तो ये एक्सेप्शन हो गया, तुम नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते का मतलब है इलीगल, मतलब वैलिड नहीं, इनवैलिड। लेकिन ये वैलिड हो जाता है कब, जब आपका ही बिजनेस का नाम कोई और यूज कर रहा हो। आ गया ये। अब एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया। W appoints K to survive his business of cloth manufacturing and trading in drugs। अरे वाह वाह, क्या बात है, ड्रग्स करने के लिए बोला और सैलरी देगा 1 लाख, तो सामने वाले को सैलरी मिलेगा? अरे भाई, जब तुम्हारा एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन ही इलीगल है तो ये अनलॉफुल है, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, चल दोनों जेल में, कहानी खत्म। Where a contract is made for several objects but single consideration, then the contract shall be treated as illegal. Several objects but single consideration, then the contract shall be treated as illegal. इसका कोई मतलब नहीं है। And void ab initio even single object is illegal. बहुत सारी चीजों के लिए तुम एग्रीमेंट किया लेकिन उसमें एक ही चीज है, ऑब्जेक्टिव जो है वो इलीगल, तो बात खत्म, इलीगल और क्या। Thus the legal part cannot be severed from the illegal part and shall be treated as illegal and void ab initio and K have no right to recover his salary. कुछ पैसा उसको नहीं मिलेगा, उसको बोला कि तू ड्रग्स का काम कर, पैसे दूंगा। अब क्या उसको पैसे बाद में मिल सकता है? कानून कहेगा कि हाँ दे दो, ड्रग्स ही तो कर रहे थे, नहीं, जाओ खत्म तेरा, इलीगल ऑब्जेक्ट है। एक्सेप्शन टू एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड, ऊपर में बात किया था कि किसी को आप ट्रेड करने से नहीं रोक सकते। एक लॉ कहता है कि ट्रेड करने से आप नहीं रोक सकते, वो वैलिड नहीं है, वो वॉइड है। लेकिन वहीं पे एक्सेप्शन है कि अगर आपका ही बिजनेस है और उसी का अगर सामने वाला यूज कर रहा है उसी नाम से, तो आप उसको रोक सकते हैं। ठीक है, पार्टनर के बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है भाई, उस चीज को आपको करना है। तो ये जितनी भी बातें इधर लिखी है, एग्रीमेंट बिटवीन द बायर ऑफ गुडविल और पार्टनर, ये सारी चीजें एक ही चीज कहती है कि अगर आप सिमिलर मेरे तरह का बिजनेस बिना मेरे परमिशन के आप चला रहे हैं तो हम आपको रोक सकते हैं बिजनेस करने से। अगर हाँ मैं आपको गुडविल दे दिया हूँ अपने बिजनेस का तो आप कर सकते हैं, बात खत्म है, पार्टनरशिप है। एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बिंड हिमसेल्फ टू नॉट टू कम्पीट विद द एम्प्लॉयर। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम मेरे साथ, तुम मेरे नौकर हो, तुम मेरे ऊपर मत जाना, तुम ऊपर जा रहे हो, मेरे जैसे ही बिजनेस, मेरे से ही धोखा नहीं। आगे ये एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो वॉइड होते हैं, मतलब परफॉर्म नहीं किया जा सकते? तो वही ऊपर वाला बात यार, कोई भी एग्रीमेंट अभी इनकम्पिटेंट पार्टी के साथ, छोटे बच्चे के साथ, तो वो जो है वो वॉइड है। या फिर आपका जो कंसिडरेशन है वो इलीगल है, जो आप चाहते हैं वो गलत है। यहाँ पे मिस्टेक ऑफ मटेरियल फैक्ट है, तो आपको पता ही नहीं था, बहुत बड़ा अगर मिस्टेक कर दी उसमें, तो इंडियन रूल में तो उसको क्या कहेंगे, वो वॉइड हो जाएगा। और क्या वॉइड हो जाएगा कि जिसमें कंसिडरेशन है ही नहीं वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी हम देखेंगे, जैसे नेचुरल लव, ये सब जो है उसमें कंसिडरेशन नहीं होता लेकिन फिर भी वो वैलिड होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो वैलिड नहीं होता, तो हाँ वैलिड नहीं होता है, कुछ कुछ वैलिड भी होते हैं। एग्रीमेंट इन इंस्टेंट ऑफ मैरिज ट्रेड, ये सब जो हो गया वो वैलिड नहीं है। अब आइए वैगरिंग एग्रीमेंट। वैगरिंग एग्रीमेंट पता है क्या होता है? जब किसी अनसर्टेन चीजें पे पैसे लगाते हैं उसे वैगरिंग एग्रीमेंट कहते हैं। घोड़ा दौड़ रहा है, पैसा कर दिया, 1 लाख देंगे तेरे को अगर मैं ये घोड़ा हार गया, ये घोड़े का अगर 1 मिनट में पूरा कर लिया मैं तेरे को 10 लाख रुपए देगा। ऐसा अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे वैगरिंग एग्रीमेंट कहते हैं, मतलब ये वॉइड होते हैं। ठीक है, किसी भी अनसर्टेन चीज पे आप पैसे लगा रहे हैं वो वॉइड है। ऐसा नहीं कि अनसर्टेन चीज पे लगे, इंश्योरेंस ये सब तो सर्टेन है, लेकिन अनसर्टेन चीजों पे पैसे लगाना वॉइड होता है। अब सुनिएगा, और पैसे देना, मेन पैसा, पैसा आप दे रहे हैं तो अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें प्रॉमिस होता है सामने वाले को देने का कुछ ना कुछ, और क्या होता है, अनकंडीशनल होता है। हाँ घोड़ा दौड़ रहा है तो 2 मिनट में क्रॉस कर ही जाएगा, क्या किसी ऑन हैपेंड इवेंट पे आप पैसा लगाए हैं, वो बाद में होने वाला है, तो उसको कहते हैं वैगरिंग। ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट होता है, 2 पार्टी इसमें होते हैं, इक्वल चांस है जीतने का, मैं हो सकता है मैं हार भी जाऊँ वो ही जीत जाए। घोड़ा 10 मिनट के पहले ही क्रॉस कर जाए, मैं बोला था कि 10 मिनट के पहले क्रॉस नहीं करेगा तुमको 10 लाख रुपए दूंगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट पहले क्रॉस कर गया तब मुझे देना होगा, ऐसा कुछ। अब कुछ ट्रांजेक्शन हैं जो वैगरिंग एग्रीमेंट के सिमिलर है। वैगरिंग एग्रीमेंट तो भाई वॉइड होता है, इससे भी सिमिलर है। हाँ, लॉटरी क्या होता है, लॉटरी जरा खुद सोचिए, क्या ये वैलिड है? देखिए नीचे, इलीगल अंडर द इंडियन पिनल कोड, ये भी फ्यूचर के लिए ही होता है, लेकिन ये
इंडियन पिनल कोड कहता है कि नहीं, लॉटरी जो है वो इलीगल चीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कुछ माइंड से नहीं लगाते, बस टिकट खरीद लिया, बाद में लॉटरी लग गया तो लग गया। तो जो भी माइंड वाली चीज है ना, जैसे पजल, पजल हो गया, आप कुछ सोल्व करके या फिर कुछ ऐसा चीज जो है स्किप करके कुछ चीजों को बताकर, मतलब दिमाग लगाने वाली जितनी ट्रांजेक्शन हुई, जो भी काम आप किए वो लीगल, बाकी सब इलीगल। क्रॉसवर्ड पजल, अगर क्रॉसवर्ड पजल जो है, हाँ ये अगर आप दिमाग वाली चीज है तो दिमाग वाली अगर चीज है तो वो लीगल, बाकी इलीगल। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, गैबलिंग अगर आप कर रहे हैं, स्पेकुलेटिव मतलब क्या, मार्केट प्राइस कुछ और है, आप कुछ और बता रहे हैं, नहीं नहीं अरे मार्केट प्राइस तो 100 का है जबकि मार्केट प्राइस तो 80 का था, इस बोलकर आप 20 का मुनाफा कमा रहे थे, ऐसी चीजें क्या हो गई, इलीगल। हॉर्स रेस ट्रांजेक्शन, अगर घोड़ा दौड़ रहा है उस पर पैसे लगाए और अगर वो 3500 से कम है, प्राइस पेबल टू बेट विनर लेस देन 3500, तो ये वैलिड माना जाएगा, नहीं तो ये इनवैलिड होगा। क्या था, प्राइस पेबल टू बेट विनर इज लेस देन 3500। वैलिड ट्रांजेक्शन, वैलिड ट्रांजेक्शन मतलब वो सारे ट्रांजेक्शन जो कि वैलिड है, जो परफॉर्म किए जा सकते हैं। चिट फंड, चिट फंड क्या एक लीगल चीज है, उसमें पैसे मिलते हैं। अक्षय कुमार। गेम्स ऑफ स्किल एंड एथलीट कंपटीशन, यहाँ पे गेम्स ऑफ स्किल, स्किल जैसे ही आ गया माइंड वाला काम, हाँ ये लीगल है यार, ये इलीगल नहीं है, ये लीगल है। कोई कॉमर्शियल शेयर मार्केट आप करने, तो ये क्या हो गया, ये लीगल हो गया। कोई भी आप इंश्योरेंस कर रहे हैं, वो भी तो फ्यूचर पे डिपेंडेंट होता है, क्या हो गया, लीगल हो गया, इलीगल नहीं होगा वो। आ गया ये, जैसे ए बी से एग्रीमेंट कर दिया किस चीज का, रॉबरी करने का, लुटेगा क्या। ए जो है वो बी को पैसे भी दिया रॉबरी के लिए, क्या वो पैसे फिर बाद में ले लेगा, अरे भाई रॉबरी के लिए किया, जब ऑब्जेक्टिव ही अनलॉफुल है तो कहाँ का पैसा, जेल में जाएगा वो, खत्म कहानी। नो द एग्रीमेंट इज इलीगल एंड हेंस कोलैटरल ट्रांजैक्शंस विल आल्सो बी वॉइड, वो भी काम खत्म। जब ऑब्जेक्टिव ही इलीगल था तो पैसे का लेन देन भी इलीगल है, क्योंकि ये भी उसी से रिलेटेड है। आगे आइए, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर डिपेंडेंट है, उसे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में हुआ कि 50,000 का मैं तुमको वीट अगर प्रोड्यूस हो जाते हैं इस साल तो मैं तुमको दे दूंगा, तो ये क्या है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो टाइम पे हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट है, वर्षा होगी नहीं होगी, ऐसा कुछ केसेस हैं जिसमें गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो चीज़ क्या हो गया, वो कंटीजेंट ही हो गया, जो कि हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट हो। तो जो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट है उसको इन्फोर्स कब करेंगे, जब एक्चुअल में वो चीज़ हो जाएगा तब। जैसे देखिए, इन्फोर्समेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर हम उसको बोले थे कि हाँ अगर फसल इस बार इतना हुआ तो मैं आपको बेच दूंगा, तो अगर वो हुआ तो आप बेचिए। इन्फोर्समेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मैं बोला था कि अगर इस बार बारिश नहीं हुआ ना तो मैं आपको खेती करने दूंगा, तो अगर इस बार बारिश नहीं हुआ तब आप खेती करने दीजिए। बारिश नहीं हुआ, वही बोल रहा है निगेटिव केसेस में कि इम्पॉसिबल हो गया, पानी पर आएंगे। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन द फिक्स टाइम, मैं बोला था कि 10 तारीख से पहले अगर मैं फसल काट लूंगा तो आप वहाँ पे खेती कर लेना, अगर 10 तारीख से पहले वहाँ पे सच में वैसा कुछ हुआ तो खेती कर लेगा वो। अगर मैं बोला कि 10 तारीख से पहले अगर मैं वहाँ पे जो है धान जो उगे हैं उनको मैं काट लेता हूँ, मतलब नहीं काटता हूँ 10 तारीख से पहले, तो आप करना कुछ काम। तो सही में अगर 10 तारीख के पहले मैं नहीं काट पाया तो फिर वो काम करेंगे। मतलब नॉन हैपनिंग का मतलब इलीगल नहीं है, मतलब नहीं के सेंस में। अगर कोई शिप जा रहा है, मैं बोला कि 10 दिन के अंदर आ जाएगा ना वो शिप लौट कर, तो मैं तुमको 20,000 दूंगा, तो 10 उतने दिन के अंदर वो लौट कर आ गया तो मुझको देना पड़ेगा। अब मैं बोला कि अगर वो 10 दिन के अंदर नहीं लौटा ना तो मैं तुमको 10,000 दूंगा, और वो सही में नहीं लौटा तो मैं 10,000 दूंगा। तो बात लीगल ही चीज है, बस निगेटिव सेंस में उसको बोला जा रहा है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे। तो वही कहा जा रहा है कि अगर नॉन हैपनिंग पे बेस्ड है तो नॉन हैपनिंग वाला ही काम हुआ है तो लीगल, अगर हैपनिंग पे बेस्ड है वही हैपनिंग हो गया तो लीगल। चलिए, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, अब बताइए। अब इवेंट ही इम्पॉसिबल है, मैं बोल दिया कि आज तारे टूट कर गिरेंगे तुमको 1 लाख रुपए दूंगा, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, तो वॉइड हो गया यार। अच्छा चीज बोल जो होने लायक हो। ए एग्रीज टू पे बी 5,000 इफ ही मैरिज सी, ये बोला कि बी को मैं तुमको 5,000 दूंगा, सी से शादी कर ले, लेकिन शादी से पहले सी मर गई। अब बताइए क्या बी पैसा ले लेगा? अब कोई चीज है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो पैसा कहेगा, शादी थोड़ी हुआ, नहीं हुआ तो खत्म बात। नो एग्रीमेंट हैज बिकम वॉइड ड्यू टू डेथ, अब मर गई बेचारी तो काय का शादी। अब वैसे भी एग्रीमेंट आप कर रहे हैं और सामने वाला है ही नहीं, वॉइड ही होगा ना, कम्युनिकेट ही नहीं किए हैं। और वो एक तो कि यहाँ पे मर गया भाई, ये बहुत बड़ी बात है।
परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कब कब करना है, लगता है यूनिट 3 स्टार्ट हो गया, 4 सॉरी। तो परफॉर्म कैसे कैसे आप कर सकते हैं, आप खुद परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ स्किल की जरूरत थी तो आप उस स्किल के तहत भी उसको परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको परफॉर्म करना था, आप मर गए, तो आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके बिहाफ पे जो है वो लोग परफॉर्म करेंगे। अगर प्रॉमिस किसी थर्ड पार्टी से एक्सेप्ट कर रही है, इफ द प्रोमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी नॉट इनफोर्सिबल टू परफॉर्म बाय द प्रोमिसर, देन प्रोमिसी को कोई जरूरत नहीं है कर परफॉर्म करने की। पार्टी करेगी थर्ड पार्टी के लिए करो, क्यों मैं करूँ थर्ड पार्टी के लिए यार। If the promisee accepts the performance from a third person not enforceable to perform by the promisor, इसका मतलब आप सुने, प्रोमिसर कुछ देने के आपको बोला था, किसी और से आपको दिलवा दिया, आपको मिल तो गया ना, अब फिर आप मेरे पास थोड़े आएंगे यार तू दे, तेरे से लेना था, तुम तो किसी और से दिलवाया है, कॉन्ट्रैक्ट तो तेरे साथ था नहीं। प्रोमिसर अगर आपको कुछ चीज दिलवा दिया है, समझिए कि वो प्रोमिसर ही दिया है, वो प्रोमिसर को फोर्स नहीं कर सकते। चलिए कहानी खत्म। मैं किसी और से दिलवाया ना यार, संतुष्टि रखो। अब क्या था, कहाँ चले गए, अरे बाप रे, ये द प्रोमिसर में एम्प्लॉय अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कोई एजेंट भी रख सकता है प्रोमिसर। मैं बोला कि मैं आप मुझे 10,000 रुपये दीजिए, मैं आपको बुक्स प्रोवाइड करूंगा, आप मुझे 10,000 रुपये दे दिए, मैं किसी से भी बुक्स आपको प्रोवाइड करवाऊँ, आपको बुक से ही मतलब है, तो अब ये तो नहीं कहेंगे बुक्स ले लिए, तू बुक्स दे, मैं बोलूँगा नहीं मैंने तो एजेंट से भिजवा दिया, आप बोलेंगे नहीं एजेंट दिया तो मैं मानूंगा थोड़े, कॉन्ट्रैक्ट तो तेरे साथ था, तू दे। नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। प्रोमिसर के बिहाफ पे वही काम कर रहा था तो प्रोमिसर ही ट्रीट किया जाएगा। आगे अगर ज्वाइंट प्रोमिसर है, अगर हम लोग 10-12 सेलर हैं, एक ही साथ हैं, एक ही दुकान में पार्टनरशिप पे हैं, और आप सामान खरीदने आए कि मुझको भैया दे देना, तो हम लोगों में से ना भाई कोई एक, जो ऑल सच पर्सन्स मस्ट ज्वाइंटली फुलफिल द प्रॉमिस, सभी को प्रॉमिस फुलफिल करना होगा। अगर हम लोग सभी प्रॉमिस किए हैं आपको कि हाँ बुक्स दे देंगे, तो हम लोग दे सकते हैं आपको, कोई बात नहीं है। If anyone dies, his legal representative along with surviving promisers, तो अगर मैं मर जाता हूँ, मान लीजिए कि मैं 10-12 लोग थे और मैं मर गया, तो मेरी जगह पे जो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेगा वो कौन करेगा, मेरा कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको मैं पहले से ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना के रखा हूँ, जो कि बाकी प्रोमिसर्स के साथ वो फुलफिल करेगा। 8 पार्टनर्स हैं, एक मर गया तो 7 पार्टनर्स, और जो मरा उसका रिप्रेजेंटेटिव, फिर से वो लोग फुलफिल कर देंगे आपका रिक्वायरमेंट, टेंशन मत लीजिए। अब अगर सभी मर गए, अरे बाप रे बाप, इफ ऑल ज्वाइंट प्रोमिसर्स डाई, सभी हम लोग 8 आपसे प्रॉमिस किए थे कुछ देने का और हम सभी मर गए, तो हम सभी का जो प्रोमिसर है वो करेगा फुलफिल। और अगर कोई एक मारा तो उसके जगह पर रिप्रेजेंटेटिव आएगा, और सारे मर गए तो उन लोग की जगह पे भी उन सारे का रिप्रेजेंटेटिव आएगा। सिंपल सा बात है। ज्वाइंट प्रोमिसर मतलब जब सभी बहुत सारे लोग आपको प्रॉमिस करते हैं एक साथ, तो उसी को कहते हैं ज्वाइंट प्रोमिसर। ये लोग जो है सिवियरली लायबल होते हैं, तो सभी लायबल होंगे, जब सभी लोग आपको प्रॉमिस किए तो सभी लायबल होंगे। अगर गलत आपके साथ हो रहा है तो आप किसी एक पर भी केस कर सकते हैं, आप, ऐसा नहीं है। अब उसको मानना भी पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तुम भी उस प्रॉमिस किया था ना, चल अब होगा। अ क्रेडिटर कैन क्लेम अमाउंट फ्रॉम एनी ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर। मैं कुछ सामान मंगाया अपनी कंपनी में, ठीक है, मैं 3 पार्टनर हूँ ABC, 30 लाख का सामान मंगाया, ये करके मैं दूंगा ही नहीं, तो ये नहीं दे रहा तो B और C जो बचे ना, वो लोग उसको 30 लाख देंगे, 15-15 लाख करके। अब बाद में वो लोग इससे रिकवर करें या ना करें, लेकिन अगर प्रॉमिस ज्वाइंट प्रॉमिस का हुआ है 4 लोगों से, अगर कोई सामान, आप 4 लोग हैं, आप किसी के पास सामान खरीदने गए, बोले कि अब मैं पैसे दे दूंगा, हम लोग चारों ज्वाइंट प्रोमिसर है, प्रॉमिस कर दिए। अब अगर एक नहीं दे रहा है तो बाकी 2 सारे पैसे देंगे अपने पास से, समझ गए, अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप का एक कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे आइए। एनी ज्वाइंट प्रोमिसर पेइंग द होल अमाउंट कैन क्लेम फ्रॉम अदर ज्वाइंट प्रोमिसर्स। अगर मैं 4 पार्टनर था, मेरे 3 पार्टनर था, उसको 30 लाख मेरे को देना था, अकेले मैं ही दे दिया 30 लाख, ठीक है, तो बाकी जो 2 लोग हैं उन लोगों से मैं कहूँ, अरे भाई तुम लोगों की जगह पे मैं भी दे दिया, मेरे को मेरा पैसा दे 20 लाख अब तुम लोग, तो वो लोग भी देंगे। आगे आइए। Release of any one joint promisor from his liability does not discharge the other joint promissors। एक प्रोमिसर है ही नहीं, जिसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों कहेंगे नहीं इसका पैसा तो अब मिलेगा नहीं, हम ही दोनों देंगे, नहीं नहीं, अभी भी तुम दोनों बच्चे हो ना, तो उसका पैसा भी तुम लोग ही कंपेंसेट करोगे। रिलीज कोई अगर हट गया है तो उसका मतलब ये नहीं कि ज्वाइंट प्रोमिस खत्म। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस,
इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट, क्या, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट दी परफॉर्मेंस। अब आप एक्सेप्टेंस ही नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप उस केस में नहीं कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो एक्सेप्ट करूंगा ही नहीं, क्या होता है सुनिए। द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। अब क्या ये प्रोमिसर रिस्पॉन्सिबल है प्रॉमिस के लिए? सुनिए, रिफ्यूजल, a promisor is not responsible for the performance of, for the non performance of the promise। non performance के लिए वो जो है वो लायबल नहीं है, लेकिन सच ऑफर मस्ट बी फुलफिल कंडीशन, अनकंडीशनल होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम के साथ होनी चाहिए, प्लेस होनी चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, और बहुत सारे कहते हैं। तो इफेक्ट जो पढ़ना था ना, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ द पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस, और ऊपर था इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। इन चीजों को समझिए ध्यान से, नीचे देखिए। प्रॉमिस में पुट एन इन टू द कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस ही खत्म कर सकता है, मे डिसाइड टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रोमिसर जो है ना वो इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सच एन ऑफर मस्ट फुलफिल द सर्टेन कंडीशन, यानी कि अनकंडीशनल होनी चाहिए, मेड एट प्रॉपर प्लेस टाइम, ये सब कुछ होनी चाहिए। अगर रिफ्यूज किया है